सारे याद हो गए? ओके, हाँ जी, बताएंगे डिविजनल परफॉर्मेंस मेजर्स, सो दे आर डायरेक्टली लिंक्ड टू दी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। विथ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देयर आर सर्टेन इश्यूज। कौन कौन से थे? गोल कॉन्ग्रुएंस, interdependencies between departments, allocation of cost of shared services or head office, और इंटरनल ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसीज, राइट। तो अब इतने सारे इश्यूज ना होवे उसके लिए हमें गुड परफॉर्मेंस मेजर सेट करना पड़ेगा, जिसकी क्या क्या विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स है। गोल कॉन्ग्रुएंस को लेना चाहिए। हाँ, मतलब इंक्लूड मेजर्स ओनली ओनली फॉर विच अ मैनेजर कुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, यानी ओनली फॉर कंट्रोलेबल फैक्टर्स। शॉर्ट टर्म, हाँ, it should help in achieving both long term objective as well as short term objectives. Encourage motivation, हाँ, encourage initiatives and motivations and provide feedback to the management, मतलब ये होना चाहिए true feedback to the management. It's okay, आप समझ गए। Okay, अब दोस्तों बहुत देर हो गई, अब हम यहाँ पर पढ़ना ही शुरू कर देते हैं कि आखिर परफॉर्मेंस मेजर्स कौन कौन से हमें यहाँ पर पढ़ने। दो तरह के परफॉर्मेंस मेजर्स पढ़ने, एक तो कौन से फाइनेंशियल मेजर्स और दूसरे कौन से नॉन फाइनेंशियल मेजर्स। फाइनेंशियल मेजर्स के ठीक पहले क्या लिखा हुआ है? प्योर फाइनेंशियल। क्या इनके आगे प्योर लिखा है? इसका इंप्लाइड मीनिंग है कि नाम इनका नॉन फाइनेंशियल मेजर्स है, बट दे विल इंक्लूड बोथ फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट, ठीक है। ओके, प्योर फाइनेंशियल मेजर्स में हम तीन मेजर्स पढ़ेंगे दोस्तों आज की तारीख में। एक तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दूसरा रेसिडियल इनकम और तीसरा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, है ना। आईसीआई ने 20 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया जुलाई 2021 में इन दोनों के ऊपर। किन दोनों के ऊपर? इन दोनों के ऊपर। इज दैट क्लियर? 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, है ना। ओके, सो फाइनेंशियल मेजर्स आर इंपॉर्टेंट एंड नॉन फाइनेंशियल मेजर्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट, राइट। ओके, नॉन फाइनेंशियल मेजर्स में क्या क्या चीजें हैं? ट्रिपल बॉटम लाइन है, बैलेंस स्कोर कार्ड है, परफॉर्मेंस पिरामिड है, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल है और परफॉर्मेंस प्रिज्म है। सारे अजीब अजीब से नाम है दोस्तों, है ना। बहुत मजा आएगा इन सबको पढ़ने में, लेकिन नॉन फाइनेंशियल मेजर्स पढ़ने उससे पहले हम शुरुआत किससे कर रहे हैं? फाइनेंशियल मेजर्स से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर दोस्तों आप देखो कि दो वर्ड यूज करें, एक वर्ड यूज करा है मेजर्स और दूसरा वर्ड क्या यूज किया हुआ है? इंडिकेटर्स, है ना। माना कि ये दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज होती है, माना कि ये टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज होती है, लेकिन दोनों में फिर भी दोस्तों थोड़ा सा फर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि मैंने कहा यार आज बहुत गर्मी है, इज दैट अ मेजर और दैट्स एन इंडिकेटर? तो मैंने बोला यार आज टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है, क्या हुआ ये? मेजर। यानी मेजर का मतलब होता है कि इट वुड एग्जैक्टली क्वांटिफाई द थिंग्स। An indicator will just give you indication that are we in the right direction or in the wrong direction. Is that clear? तो इंडिकेटर यानी अच्छा या खराब, ठीक है, लेकिन मेजर यानी एग्जैक्ट उसका क्वांटिफिकेशन, ठीक है। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन मेजर एंड इंडिकेटर। ओके, हाँ जी, यहां पर देख लीजिए आप, जो इंडिकेटर है इट ओनली इंडिकेट्स, ठीक है, सिग्नल देता है, पॉइंटर, बट मेजर क्या करता है? बेसिकली उस चीज को क्वांटिफाई कर देता है। ओके, ये और एक बहुत अच्छी चीज हो सकता है इसे आपसे 5 नंबर के अंदर ये पूछ लें, क्या लिखा है बोलो? इज कंसीडरिंग प्योर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स और इंडिकेटर सफिशिएंट और नॉट? ना बाबा ना। क्या सिर्फ प्योर फाइनेंशियल मेजर सफिशिएंट है या नहीं, बताइए, हाँ कि ना? ना। क्यों नहीं यार, क्या प्रॉब्लम है? अल्टीमेटली आप एग्जिस्ट तो इसीलिए कर रहे हो ना कि मैं 2 पैसे कमाऊं, लेकिन फाइनेंशियल मेजर्स का यूजुअली फोकस कैसा रहेगा? शॉर्ट टर्म। और जब आप नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को भी इंक्लूड करते हो तो फिर आप लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बेसिस पर काम करना शुरू कर देते हो, राइट। सेल्समैन क्या करेगा? दनादन सेल्स टिकाएगा, और अगर वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर ध्यान नहीं देगा जो कि नॉन फाइनेंशियल मेजर है, तो फिर लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हो जाएगी, राइट। देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स होते हैं, राइट, वो मेनली कैसे होते हैं? हाँ, शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? सस्टेनेबल होनी चाहिए, मतलब वही लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, राइट। इसीलिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ता है? नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को भी अप्लाई करना पड़ता है। क्या है? क्लियर है सबको? ठीक है, ओके। अब हम दोस्तों यहाँ पर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स पढ़ना शुरू कर रहे हैं, चलिए। तो अब हम यहाँ पर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स में 3 मेजर्स पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला मेजर कौन सा हो गया? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, सबसे पहला मेजर होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके,
क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मुझे आपको समझाना पड़ेगा, या आरओआई तो आप भी पढ़े लिखे हो, सीए इंटर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रेशियो एनालिसिस चैप्टर, आरओआई, आरओआई इज एज गुड एज आरओसी, दोनों इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। हाँ, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का आप तो अपने हिसाब से बताओ फॉर्मूला क्या है, और आपको बताना ही पड़ेगा। EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, इज दैट क्लियर? EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना? या फिर कभी कभी कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह एसेट्स भी यूज कर लेते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह एसेट्स भी यूज कर लेते हैं, या फिर नेट एसेट्स भी यूज कर लेते हैं, है ना? ओके, बस एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि हमने एक बेसिक बात पढ़ी हुई है कि मैनेजर शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल ओनली फॉर दोज फैक्टर्स विच आर अंडर हिज कंट्रोल। तो यहां पर EBIT, आप EBIT लोग या कंट्रोलेबल EBIT? कंट्रोलेबल EBIT। अब आप मुझसे फर्क समझना चाहेंगे कि सर EBIT और कंट्रोलेबल EBIT में आखिर क्या फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, EBIT यानी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, यानी नीचे से भी दो ही चीज माइनस होने वाली है, एक तो इंटरेस्ट और दूसरा टैक्स। लेकिन EBIT के ऊपर हेड ऑफिस की अलोकेटेड कॉस्ट माइनस हो रखी है। क्या हेड ऑफिस की जो अलोकेटेड कॉस्ट है उस पर मैनेजर का कंट्रोल है क्या? नहीं, हेड ऑफिस वालों ने खूब फॉरेन ट्रिप लगाई, खूब उन्होंने याशियां करी, जिसकी वजह से हेड ऑफिस की कॉस्ट बढ़ गई, और वो चार्ज हमारे ऊपर लगाया जा रहा है। उसके लिए क्या डिविजनल मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है? नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हम फिर EBIT में उन चीजों को जो उसके कंट्रोल में नहीं थी उनको एड बैक करेंगे। इज दैट क्लियर? सिमिलरली जो आप देख रहे हो कैपिटल एम्प्लॉयड, वो आप ये देख रहे हो कि इस डिवीजन में हमने कितनी कैपिटल एम्प्लॉय कर रखी है, लेकिन यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर इन्वेस्टमेंट्स में उन्हीं इन्वेस्टमेंट्स को लिया जाएगा जो इन्वेस्टमेंट्स उसने करवाए हैं, जो उसके कंट्रोल में थे, जो अनकंट्रोलेबल थे, जो तो हेड ऑफिस की मर्जी की वजह से हुए, तो वो यहां पर नहीं लिए जाएंगे। इज दैट क्लियर? सो बोथ द थिंग्स शुड बी कैसी कंट्रोलेबल। ठीक है, वो तो क्वेश्चन के अंदर देकर रखेंगे, आपको लिखेंगे कि ये जो है ये हेड ऑफिस का खर्चा है, या फिर ये हेड ऑफिस की एसेट्स हमने अलोकेट कर दिए कि हेड ऑफिस की जो एसेट्स है उसका 1/10 आपके ऊपर अलोकेट करते हैं, तो वो हमारे कंट्रोल में तो है ही नहीं, तो उसको वहां से हटा देंगे। ठीक है, यहां पर दोस्तों रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का हम यहां पर फॉर्मूला लिखना चाह रहे हैं। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का यूं तो बेसिक फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन, मैंने क्या बोला था, EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना? लेकिन यहां पर EBIT कौन सा लेंगे? कंट्रोलेबल EBIT। ठीक है, सिमिलरली यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी की कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे या डिविजनल कैपिटल एम्प्लॉयड? डिविजनल कैपिटल एम्प्लॉयड, लेकिन कौन सी वाली? कंट्रोलेबल। ठीक है, ओके। अब ना दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि EBIT की जगह पर ICI यहां पर क्वेश्चन के अंदर वर्ड ही कंट्रीब्यूशन ही प्रिंट करके दे देता है। वर्ड ही क्या प्रिंट कर देता है? कंट्रीब्यूशन। तो फिर उस केस में आप हालात के आगे मजबूर हो जाते हो और EBIT को आपको रिप्लेस किससे कर लेना पड़ता है? कंट्रीब्यूशन से। ठीक है, लेकिन क्या वो हम हमारी मर्जी से करेंगे या थोड़े बेमन से करेंगे? थोड़े बेमन से करेंगे, राइट? यानी कि जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी ना, आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगी वो क्या है? EBIT। और जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कैसा हो जाएगा? सेकंड प्रेफरेंस हो जाएगा कि यार चलो मजबूरी में अगर EBIT दिया ही नहीं, उन्होंने कंट्रीब्यूशन ही दिया, तो फिर कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन को हम न्यूमरेटर बना लेंगे। कभी कभी तो दोस्तों ये लोग इतनी हद कर देते हैं कि ना EBIT देते हैं ना कंट्रीब्यूशन देते हैं, ये लोग सीधे ही मालूम है क्या दे देते हैं? प्रॉफिट। तो फिर उस केस में आप मजबूर हो, आपको क्या लेना पड़ेगा? कंट्रोलेबल प्रॉफिट को न्यूमरेटर में लेना पड़ेगा। लेकिन ये तो अब दोस्तों बहुत ही ज्यादा मजबूर उन्होंने हमें कर दिया, यानी ये हमारी फिर थर्ड प्रेफरेंस हो जाता है। ठीक है, यानी अगर एग्जाम में आपके पास EBIT हो तो पहले वो ही लेना, वो नहीं हो तो किसको ढूंढना? कंट्रीब्यूशन। और वो भी ना मिले तो फिर आपकी नजरें किसको ढूंढेगी? प्रॉफिट को। इज दैट क्लियर? ओके। यहां पर जो डिनोमिनेटर है उसमें ICI बार बार रंग बदलता रहता है, इसको मैं और करके नहीं लिखवाता हूं, मैं ऐसा स्लैश करके लिखवा देता हूं। या तो वो लोग वर्ड डिविजनल कैपिटल एम्प्लॉयड यूज कर लेते हैं, या फिर वो लोग आपको टोटल एसेट्स दे देंगे। ऑब्वियसली वो जो टोटल एसेट्स होगी वो उस डिवीजन की होगी, राइट?
या फिर वो आपको नेट एसेट्स दे देंगे, राइट। अब आप मुझसे क्या समझना चाहते हो कि सर ये टोटल एसेट्स और नेट एसेट्स में आखिर क्या डिफरेंस है? हाँ, तो बताएंगे दोस्तों कि टोटल एसेट्स और नेट एसेट्स में क्या डिफरेंस है। लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज यहां पर हम लेस कर देंगे, इज दैट क्लियर? तो बचेंगी क्या आपके पास? नेट एसेट्स, ठीक है। या फिर नेट एसेट्स का एक और मीनिंग हो सकता है नेट ऑफ डेप्रिसिएशन, इज दैट क्लियर? जैसे होता है ना, एक फिक्स एसेट्स होता है और एक नेट फिक्स एसेट्स होता है, ग्रॉस, राइट, ओके। सो नेट एसेट्स आर लाइक नेट ऑफ डेप्रिसिएशन और नेट ऑफ लाइबिलिटीज, ठीक है। चलिए दोस्तों, हाँ जी, अब इस पर मैं आपको एक बहुत शानदार चीज समझाने वाला हूं दोस्तों। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या करेगा? आंसर हमें एब्सोल्यूट टर्म्स में देगा या परसेंटेज टर्म्स में देगा? परसेंटेज टर्म्स का एक बहुत बड़ा फायदा है, मैं चाहूं तो अपने आप को अंबानी जी से भी कंपेयर कर सकता हूं परसेंटेज टर्म्स, बोलो, लेकिन क्या एब्सोल्यूट टर्म्स में हम कंपेरेबल हैं? नहीं है, राइट। अभी मुझे समय है। तो दोस्तों यहां पर क्या होगा कि परसेंटेज वाला कोई सा भी मेजर होगा तो उसका एक एडवांटेज ध्यान रखना, लिखना पड़ेगा एग्जाम में। क्या एडवांटेज ध्यान रखना? कि आप डिफरेंट साइजेस के डिविजन्स को भी आपस में कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, ओके। देखेंगे दोस्तों आखिर हम आरओआई कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये है डिवीजन अल्फा और ये है डिवीजन बीटा, है ना। लेट्स से कि डिवीजन अल्फा के पास एक प्रोजेक्ट अवेलेबल है जिसमें कितने लाख रुपए लगेंगे, कितना कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन मिलेगा। तो नॉर्मली इनको कंट्रीब्यूशन देना चाहिए या ईबीआईटी, पर सर ने क्या सीखा, ईबीआईटी ना हो तो कंट्रीब्यूशन ही सही। हाँ, कितने लाख मिल रहा है? 2 लाख। यानी देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट अगर अल्फा ने करा तो कितना परसेंट रिटर्न वो कमाएगा? 10% रिटर्न वो कमाएगा, राइट। लेकिन दोस्तों इस डिवीजन का जो प्रेजेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कितना परसेंट है? 13%। अब हम अल्फा डिवीजन की परफॉर्मेंस कैसे मेजर करते हैं? बेस्ड ऑन आरओआई परसेंटेज। अच्छा, अल्फा वालों का प्रेजेंट आरओआई कितना है? सीए फाइनल प्रेजेंट आरओआई कितना है? 13%। और नया जो प्रोजेक्ट है उसमें अल्फा वालों को कितना आरओआई कमाने को मिलेगा? 10%। क्या अल्फा वाले इस प्रोजेक्ट को करेंगे? नहीं करेंगे, राइट। क्योंकि जैसे ही उन्होंने प्रोजेक्ट करा तो फिर 13% आरओआई वाले के साथ 10% आरओआई मिक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा आरओआई कम हो जाएगा, शायद 11.5% हो जाएगा, शायद 11% ही रह जाएगा, कुछ भी हो सकता है, इज दैट क्लियर? तो अल्फा वाले इस प्रोजेक्ट को क्या कर लेंगे? रिजेक्ट। अच्छा, एक और डिवीजन है अपना पड़ोसी, कौन सा डिवीजन? बीटा। बीटा वाले 20 लाख का इन्वेस्टमेंट करेंगे और कितने कमाएंगे? 1.4 लाख। कितना परसेंट? 7% इस प्रोजेक्ट पर रिटर्न कमाएंगे। हाल फिलहाल उनका रिटर्न कितना है बीटा वालों का? सिर्फ 5%। बीटा वाले ये प्रोजेक्ट करना चाहेंगे, नहीं चाहेंगे? करना चाहेंगे, राइट। यानी बीटा वाला ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेगा, डू यू एग्री? यस। और कितना परसेंट रिटर्न कमाएगा? 7%। और अल्फा वाला इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देगा। क्यों रिजेक्ट कर देगा? क्योंकि इस पर जो आरओआई है वो प्रेजेंट आरओआई से कम है ना। अल्फा और बीटा दोनों एक ही कंपनी के हिस्से हैं। इस कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है? 8%। बताइए दोस्तों, जो डिसीजन अल्फा और बीटा ले रहे हैं वो अपने अपने एंगल से सही ले रहे हैं गलत, और कंपनी के एंगल से सही ले रहे हैं गलत? बताइए, अपने अपने एंगल से अल्फा और बीटा वालों ने सही किया है गलत? सही किया, मतलब डिविजनल बेस्ट इंटरेस्ट में उन्होंने काम किया। लेकिन क्या जो डिसीजन आया है वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट में है क्या? नहीं, क्योंकि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना लग रहा है? 8%। तो क्या 7% वाला प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना समझदारी है? नहीं है, राइट। क्या 8% रिटर्न वाला प्रोजेक्ट रिजेक्ट करना समझदारी है? नहीं है। इज दैट क्लियर? तो आरओआई के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या मुझे समझानी पड़ेगी क्या प्रॉब्लम है? आप खुद ही समझ गए। समझ गए। यहां पर मान लो कि आप एक डिवीजन हो, है ना, आप एक डिवीजन, और डिवीजन अगर 13% कमा रहा है, 15% कमा रहा है, तो वो कोई सा भी ऐसा प्रोजेक्ट ही एक्सेप्ट नहीं करेगा जिसमें proposed return on investment is less than the present divisional ROI। जबकि हो सकता है कि ओवरऑल कंपनी की कॉस्ट से ज्यादा रिटर्न दे रहा हो वो प्रोजेक्ट, यानी कंपनी के हित में हो, लेकिन आपके हित में नहीं, तो आप उसको रिजेक्ट कर दोगे। यानी आरओआई के केस में गोल कॉन्ग्रुएंस होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। इज दैट क्लियर? देयर कुड बी अ सिचुएशन ऑफ गोल इनकॉन्ग्रुएंस, और वो डिवीजन जिसका आरओआई बहुत कम है वो हो सकता है उससे थोड़े से ऊपर आरओआई, फिर भले ही ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम हो, आ रही है, उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर देगा और अपना आरओआई बढ़ाने के चक्कर में कंपनी का तो नुकसान कर देगा। इज दैट क्लियर? तो आरओआई का एक फायदा है, एक नुकसान है। बोलो, फायदा क्या है कि अलग अलग साइज के डिपार्टमेंट कंपेरेबल होते हैं, पर नुकसान ये है कि यहाँ पर गोल कॉन्ग्रुएंस अचीव नहीं होता है। डिवीजन अपने बेस्ट इंटरेस्ट में काम करते हुए हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में काम ना करे।
आरओआई का एक और बेनिफिट है, मैं बता दूं क्या है वो एक और बेनिफिट, वो ये है कि आरओआई एक ऐसी चीज है जो हर ऑर्गेनाइजेशन जानती है, तो आप अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन इस मेजर को यूज कर सकते हो। देखो यार, अगर आप कोई सा कॉमन मेजर उठाते हो तो उसका फायदा ये है कि वो हर कोई जानता है, तो हम चाहे तो रिलायंस वाले अपना आरओआई किसी और से, टाटा से कंपेयर कर सकते हैं, बिरला से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक यूनिक अलग हटके मेजर निकाला तो वो रिलायंस का ही अवेलेबल है, दूसरों का अवेलेबल नहीं है। सो इट इज अ कॉमन मेजर, इज दैट क्लियर? तो दो फायदे क्या हो गए, एक तो ये कॉमन मेजर है, इजीली अवेलेबल है, दूसरा है कंपेरेबल है डिफरेंट साइजेस में। नुकसान क्या हो गया कि गोल इनकॉन्ग्रुएंसी हो गया, किसी काम का ही नहीं है, तो इज दैट क्लियर? ओके। अच्छा, एक और चीज इसमें क्या, छोटे बड़े में फर्क नहीं रहता है। छोटे बड़े में फर्क नहीं रहता है का मतलब होता है कि हो सकता है कि एक डिवीजन ऐसा पिद्दी सा डिवीजन, छोटा सा डिवीजन, और उसका आरओई 40% दिख रहा है, सभा बुलाई गई कि चलो आज रिवॉर्ड देंगे, और अवार्ड जाता है 40%, सबसे ज्यादा आरओई कमाने वाले को, एक बड़ा सारा डिविजनल मैनेजर जो करोड़ों रुपए कंपनी को कमा कर दे रहा है, वो बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसका डिवीजन इतना बड़ा है कि उसका परसेंटेज इनकम कम है, राइट? लेकिन एक छोटा सा डिवीजन, उसका एसेट्स कम है, उसका इन्वेस्टमेंट्स कम है, और उसका परसेंटेज रिटर्न ज्यादा है। एक बात बताओ, कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट है उसकी नजरों में इज्जत उसकी ज्यादा होनी चाहिए जो परसेंटेज में ज्यादा कमा कर दे, या उसकी इज्जत ज्यादा होनी चाहिए जो एब्सोल्यूट ज्यादा कमा कर दे? एब्सोल्यूट, ये तो मैंने आपको एसएफएम में भी सिखा रखा है, एब्सोल्यूट की इज्जत है, परसेंटेज की इज्जत नहीं है। मैंने आपको ये भी समझा रखा है कि एक पान वाले का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ना, वो अंबानी जी से ज्यादा है, लेकिन बात किसकी होती है दोस्तों दुनिया में? एब्सोल्यूट की बात होती है। इज दैट क्लियर? ओके। तो दोस्तों, इसी कमी को दूर करने के लिए अब आ चुका है मार्केट में एक एब्सोल्यूट मेजर, जिसका नाम क्या है? रेसिडियल इनकम। इज दैट क्लियर? ओके, है ना? मैं इसकी अंडरलाइनिंग करवा दूंगा आपको आरओआई की। अभी इस पर आते हैं, रेसिडियल इनकम पर आते हैं। रेसिडियल इनकम, शब्दों पर गौर फरमाया जाए दोस्तों, इनको फील किया जाए, क्या लिखा हुआ है? रेसिडियल इनकम, ठीक है? रेसिडियल इनकम यानी बची हुई इनकम ओवर एंड अबव आफ्टर मीटिंग योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हाँ यार, इतना सिंपल है। और फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है इस डिपार्टमेंट में, और आपने 12 लाख रुपीस कमाए, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके कितने कमाए? 12 लाख। तो आरओआई तो 12% आएगा, पर वो देखो ही मत। आप ये देखो कि 1 करोड़ आप लाए कितने परसेंटेज में? 8% कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, यानी 1 करोड़ पर 8 लाख थी एक्सपेक्टेशन, लेकिन आपने परफॉर्मेंस कितना दिया? 12 लाख। यानी आपका रेसिडियल इनकम कितना आया? 4 लाख। सो रेसिडियल इनकम इज इनकम विच रेसिड्यूज आफ्टर मीटिंग योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब वो जो दूसरा डिवीजन है, दूसरा डिवीजन ने भी 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है, उसका रिटर्न ऑन इनकम का परसेंटेज है 7%, यानी वो कमाएगा 7 लाख और लगाएगा कितने? 8 लाख। इज दैट क्लियर? तो अगर हम वही वाला ऊपर वाले ही एग्जाम्पल, दोस्तों ये देखो, ये ऊपर वाले ही एग्जाम्पल है, अगर इसको रेसिडियल इनकम से लेते हैं ना, तो मालूम है क्या फायदा हो जाता है? चलो बता दो, आज मैं बताऊं उससे पहले। यहां पर गोल इनकॉन्ग्रुएंस होगा या पक्का बाबा गोल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा? पक्का बाबा गोल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। देखना कैसे, 20 लाख पर 2 लाख कमा रहे हो, और 20 लाख पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% के हिसाब से कितनी है? यानी देयर इज अ पॉजिटिव रेसिडियल इनकम ऑफ 0.4। यहां पर पॉजिटिव रेसिडियल इनकम आ रही है 0.4 की। इसी के विपरीत दोस्तों, ये जो डिवीजन है दूसरा वाला बीटा, वो 20 लाख पर 7% ही कमा रहा था ना, वहां पर है ना, 7 ही था ना। हाँ, ये इसका तो था ना 10%, है ना, और इसका था 7%, 1.4, और लगाएगा कितने? 1.6। मतलब देयर इज अ पॉजिटिव और देयर इज अ नेगेटिव रेसिडियल इनकम, नेगेटिव। तो ये बंदा क्या करेगा? प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेगा, या ये डिवीजन बी तो रिजेक्ट कर देगा? और कौन एक्सेप्ट कर लेगा? प्रोजेक्ट, है ना, डिवीजन अल्फा जो है वो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेगा। तो अब आप अपने जनरल नॉलेज से बताइए कि आपकी भी दिल की इच्छा क्या थी, कि अल्फा करे या बीटा करे? अल्फा ही एक्सेप्ट करे, और अल्फा तभी एक्सेप्ट करेगा जब परफॉर्मेंस मेजरमेंट आरओआई होगा, तो अल्फा वाले एक्सेप्ट करेंगे क्या? यार रेसिडियल इनकम होगा तो रेसिडियल इनकम होगा। तो कौन सा ज्यादा बेहतर मेजर है जो गोल कॉन्ग्रुएंस करवाएगा? रेसिडियल इनकम। लेकिन दोस्तों, चांद में भी दाग है, ये जो रेसिडियल इनकम है इसमें प्रॉब्लम है। अब इसमें वो वाली प्रॉब्लम आ गई कि क्योंकि ये परसेंटेज में नहीं है, ये कैसा एब्सोल्यूट मेजर है, तो हमेशा जो बड़ा डिवीजन होगा, जो बड़ा इन्वेस्टमेंट लगाकर बैठा होगा, उसका रेसिडियल इनकम का जो साइज आएगा वो एब्सोल्यूट टर्म्स में ज्यादा ही आएगा। और छोटे डिवीजन हर बार डिमोटिवेट रहते होंगे कि मतलब ही नहीं, मेहनत मत कर, वो वहां पर बाप डिवीजन बैठा हुआ है, वही हमेशा जीतेगा, अवार्ड तो अपने को कभी मिलना है ही नहीं। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस कंपेरेबल नहीं होगी अक्रॉस डिफरेंट साइजेस ऑफ डिविजन्स। इज दैट क्लियर? ठीक है।
इसका दोस्तों एक और फायदा ये है कि अब मैनेजर्स हैव नाउ स्टार्टेड पेइंग अटेंशन टू द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. Earlier, in case of ROI, managers were not giving attention to what is company's cost of capital. They were just caring about what is my present ROI and what is the proposed ROI on the new project. Is that clear? लेकिन here the cost of capital is also getting highlighted to the each of the division कि देखो यार ध्यान रखना division अपनी कंपनी की cost of capital इतनी है. Is that clear? ठीक है. ओके दोस्तों अंडरलाइनिंग कर लेंगे हम इसके पिछले वाले में ROI में भी और RI में भी. हाँ जी ROI में ROI is a common measure. हाँ एंड दस इज आइडियल फॉर कंपैरिजन. अरे एडवांटेजेस लिखने का आएंगे तो लिखना पड़ेगा ना. ROI इज अ कॉमन मेजर एंड दस इज आइडियल फॉर कंपैरिजन. लेकिन दोस्तों इसकी कुछ लिमिटेशंस है ना. पॉसिबल दैट डिविजनल ROI इज इंक्रीज्ड बट रिड्यूस द ओवरऑल ROI. जैसा हमने देखा ही था उस एग्जांपल में, डिवीजन बीटा ने खुद का ROI बढ़ा लिया लेकिन कंपनी का ROI कम कर दिया. ठीक है, तो अगर आप फिर भी ये हरकत करते हो कि दैट यू आर इवेल्युएटिंग डिविजनल मैनेजर्स ऑन द बेसिस ऑफ ROI, इट मे नॉट एनकरेज व्हाट गोल कॉन्ग्रुएंस. ठीक है, ओके. हाँ जी, यहां पर जो डिवीजन अल्फा था वो कैसा था? अनविलिंग था टू इन्वेस्ट. हाँ, लेकिन जो डिवीजन बीटा था ही वुड विश टू इन्वेस्ट, राइट. और ये जो दोनों ही डिविजन्स हैं उनके जो डिसीजंस आ रहे हैं वो बेस्ट इंटरेस्ट में आ रहे हैं, दोनों ही गलत कर रहे हैं, है ना. नॉट बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. इज दैट क्लियर? इस सिचुएशन को दुनिया का क्या कहेगी? सब ऑप्टिमाइजेशन, यानी ऑप्टिमल से नीचे वाला आपने डिसीजन लिया है. ठीक है, ओके. दोस्तों ROI का फायदा ये है कि इट इज इजी टू कैलकुलेट, है ना. लेकिन रिसर्च ये शो करती है कि देयर इज अ पुअर कोरिलेशन बिटवीन ROI एंड शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. क्या आप में से कोई इसको समझ सकता है कि ROI और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इन दोनों में पुअर कोरिलेशन क्यों है? फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि मेरे कने एक प्रोजेक्ट है जिसमें से एक प्रोजेक्ट है जो 12% रिटर्न देगा और दूसरा प्रोजेक्ट है जो 15% रिटर्न देगा. ROI बताइए एक प्रोजेक्ट मैनेजर कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेगा? सीए फाइनल 15% वाला एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि उसमें ROI ज्यादा है, रिटर्न ज्यादा है. आपने तो SFM में पढ़ ही रखा है, सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक होता है रिटर्न और दूसरा होता है रिस्क. ये वाला जो प्रोजेक्ट है ना जिसमें रिटर्न ज्यादा नजर आ रहे हैं उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है. तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हो गया. शेयर होल्डर डर के मारे शेयर बेचेंगे कि यार माना इस प्रोजेक्ट में फायदा तो है, लॉटरी का बिजनेस है, इसमें रिटर्न तो ज्यादा है लेकिन रिस्क भी कितनी ज्यादा है. दे विल सेल दी शेयर्स और जिसकी वजह से वेल्थ इरोड हो जाएगी. यानी जरूरी नहीं कि ROI किसी प्रोजेक्ट में ज्यादा हो तो वेल्थ भी मैक्सिमाइज हो, क्योंकि ROI सिंपली टेल्स यू व्हाट इज द रिटर्न, हाउ मच इज द रिटर्न, बट इट डज नॉट कंसीडर्स व्हाट risk. So there is a poor correlation between ROI and shareholders wealth, क्योंकि ROI considers only returns but shareholders wealth depends on both returns as well as risk. ठीक है, तो यहां पर आप चाहो तो लिख लो if ROI percentage higher but risk also higher देन वेल्थ का क्या होगा? वेल्थ अब नीचे जाएगी. इज दैट क्लियर? ठीक है ना. अच्छा, ROI के अंदर एक और प्रॉब्लम है, वो ये है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज करके कोई भी जो शातिर मैनेजर है वो अपना ROI इंप्रूव कर लेगा. क्या आप में से कोई मुझे ट्रिक बता सकता है कि मेरा एक डिवीजन है, मान लो कि अपन सब एक डिवीजन में है ना, अपना जो पड़ोसी डिवीजन है ना उसका 31 मार्च को वैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है और आज 28 फरवरी का दिन है, एक महीना बचा हुआ है. उसका ROI निकल रहा है 15.5% और अपना ROI निकल रहा है 13%. हम उससे पीछे, अवार्ड वो जीतेगा. लेकिन हमने कहा कि अपन भी कम नहीं, किसी तरीके से अपना ROI इंप्रूव करो. हम क्या करेंगे दोस्तों? ऐसे कुछ मुझे 2-3 आइडियाज दो ना जिससे अपना ROI इंप्रूव हो जाए. वेरी गुड, राइट. अगर हमारा कोई सा इन्वेस्टमेंट डिसीजन होगा तो हम उस इन्वेस्टमेंट को करेंगे या फिर हम उसको पोस्टपोन कर देंगे. पोस्टपोन कर देंगे जैसे आपने, क्योंकि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करा तो आपका इन्वेस्टमेंट का बेस और बढ़ जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा और ROI परसेंटेज कम आ जाएगा. तो आप क्या करोगे? जो एसेंशियल इन्वेस्टमेंट है उसको भी आप क्या करना, पुश करना शुरू कर दोगे, राइट. जिससे आपकी जो एसेट्स है उनकी परफॉर्मेंस
कम होती चली जाएगी और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी जो है वो चैलेंज हो जाएगी। तो एक तो आरओआई का ये नुकसान है कि फिर आप इन्वेस्टमेंट डिसीजंस डिले करते हो और पुरानी एसेट्स जो इनएफिशिएंट हो, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी आप उसी के साथ कैरी करते हो, क्योंकि आप बोलते हो पुरानी मशीन पे डेप्रिसिएशन लग लग कर इन्वेस्टमेंट कितना कम हो गया, तो परसेंटेज रिटर्न तो ज्यादा देखेगा और अपनी परफॉर्मेंस तो कैसे कंपेयर हो रही, परसेंटेज भले ही एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस कम आए चलेगा, तू तो एक काम कर परसेंटेज ज्यादा निकाल। इज दैट क्लियर? दूसरा ये कि अपन डेप्रिसिएशन दो ऑप्शन है अपने पास, या तो बढ़ा दो या फिर कम कर दो, कम कर दो। ये दोनों दोनों चलेगा। अगर अपन ने डेप्रिसिएशन बढ़ा दिया तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, पर डेप्रिसिएशन बढ़ा दिया तो ऊपर प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। वैसे ज्यादा सीरियस इंपैक्ट एसेट्स पर मतलब इन्वेस्टमेंट पर आएगा या ज्यादा डायरेक्ट इंपैक्ट प्रॉफिट पर ही है? डायरेक्ट इंपैक्ट प्रॉफिट पर ही है। तो आप क्या करोगे, ऐसी डेप्रिसिएशन पॉलिसी लगाओगे जो कि एग्रेसिव हो। एग्रेसिव डेप्रिसिएशन पॉलिसी मतलब अभी कम 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 डेप्रिसिएशन चार्ज कर, बाद में देखेंगे, जिससे कि आप क्या करोगे, अपने परसेंटेज रिटर्न्स को बूस्ट करोगे। इज दैट क्लियर? तो क्या होगा कि यहां पर आप आरओआई को डिस्टॉर्ट कर सकते हो, ये भी तो एक इसका डिसएडवांटेज है। इट कैन बी डिस्टॉर्टेड बाय अकाउंटिंग पॉलिसीज। इज दैट क्लियर? ठीक है। अगर आपके एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना है ना, तो आप वो ट्रेनिंग भी मना कर दोगे, यार मत दे ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में बिना बात खर्चा होगा और फायदा आज थोड़ी ना मिलेगा, कल मिलेगा, अपने को तो आज का देखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, रेसिडियल इनकम है ना। टू ओवरकम शब्दों का प्रयोग देखें, टू ओवरकम सम ऑफ द डिसफंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आरओआई। डिसफंक्शनल का मीनिंग क्या होता है? समथिंग दैट हैज फेल्ड टू सर्व दी पर्पस। ठीक है, डिसफंक्शनल का मतलब क्या होता है? फेलिंग टू सर्व दी पर्पस। तो दोस्तों आरओआई ने हमारा पर्पस सर्व किया था या इट फेल्ड? इट फेल्ड टू सर्व द पर्पस। हाँ, गोल इनकॉन्ग्रुएंस हो गया था ना। तो वो जो लैक ऑफ गोल कॉन्ग्रुएंस वाला पर्पस था वो आरओआई तो मीट नहीं कर पाया, लेकिन कौन बहुत अच्छे से इस किरदार को निभाएगा? रेसिडियल इनकम इस किरदार को निभाएगा, राइट। अब दोस्तों रेसिडियल इनकम का अगर कोई आपसे फॉर्मूला पूछ ले, तो आप रेसिडियल इनकम का फॉर्मूला क्या बोलोगे? क्या माइनस क्या, मतलब डिवाइड होगा यहाँ पर या माइनस होगा? माइनस होगा कि कितना कमा रहे हैं वर्सेस कितना कमाना चाहिए था, यानी कितना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न था, यानी कितनी कॉस्ट लग रही है। इज दैट क्लियर? तो आप यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। यहां पर इसका फॉर्मूला होगा आर आई, रेसिडियल इनकम इज इक्वल टू, कंट्रोलेबल वर्ड आएगा यार, ये ध्यान रखना, क्या? कंट्रोलेबल ईबीआईटी। अब ये लोग इतने जालिम है कि कभी कभी ईबीआईटी नहीं देते तो मजबूरी में क्या यूज करना पड़ता है, और कभी कभी ये लोग तो हद कर देते हैं, तो फिर क्या यूज करना पड़ता है? प्रॉफिट। हाँ, इसमें डिवाइड करेंगे या लेस करेंगे? लेस करेंगे, क्योंकि डिवाइड कर दिया तो फिर वहां पहुंच जाएंगे परसेंटेज में। लेस करेंगे, राइट। लेस हम करेंगे इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल चार्ज, लेस करेंगे हम इसमें से कॉस्ट ऑफ कैपिटल चार्ज। कॉस्ट ऑफ कैपिटल चार्ज का मीनिंग समझते हो क्या होता है? कि आखिर कितनी कैपिटल एम्प्लॉय कर रखी है मल्टीप्लाइड बाय कितना हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का परसेंटेज है। इज दैट क्लियर? ओके। कॉस्ट ऑफ कैपिटल चार्ज किस पर होगा? ऑन कंट्रोलेबल, है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी वही डिविजनल कैपिटल एम्प्लॉयड, ऑन कंट्रोलेबल डिविजनल कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर वो हाँ टोटल एसेट्स या फिर नेट एसेट्स। वो तो क्या क्वेश्चन जैसी इंफॉर्मेशन देगा ना, उस पर आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। जैसे आपको याद है इसके पहले वाले वो जो हमने दो एग्जांपल देखे, उसमें उन्होंने वर्ड ईबीआईटी यूज करा था, कॉन्ट्री यूज करा था। कॉन्ट्री, जबकि जमीन आसमान का फर्क है कॉन्ट्री में और ईबीआईटी में, लेकिन ये लोग मजबूर कर देते हैं, हम भी क्या करें। ओके, इसका बहुत बड़ा फायदा क्या है? आप तो आरआई का एक सिंगल लार्जेस्ट बेनिफिट बता दो, मैं मान जाऊंगा आपको, गोल कॉन्ग्रुएंस, राइट। सो देयर इज अ ग्रेटर प्रोबेबिलिटी कि जो मैनेजर्स है वो जब खुद के इंटरेस्ट में काम करेंगे तो वही क्या होगा, वही बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी भी होगा। ठीक है, ओके। और जैसा कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में देख ही लिया था कि हम चाहते थे कि अल्फा वाले ही इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें, और अल्फा वालों ने ही इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया भी है। ठीक है, हाँ जी। लेकिन दोस्तों चांद में भी दाग होते हैं। बीइंग एन एब्सोल्यूट मेजर, the residual income is not capable to be used as a tool for making the comparison, क्योंकि एब्सोल्यूट मेजर है तो फिर अब इससे कंपैरिजन पॉसिबल
नहीं हो पाएगा, ठीक है, हाँ, ऑफ डिफरेंट साइजेस के डिविजन्स, ठीक है। और हमेशा इसमें क्या होगा, जो छोटा डिवीजन है वो हारेगा और जो बड़ा डिवीजन है वो जीतेगा, ठीक है। लेकिन फिर इसका एक तोड़ है दोस्तों, तोड़ पता है क्या इसका तोड़ ये है कि इसका तोड़ मालूम आपको क्या है, जैसे एससीएमपी का तोड़ है खतोड़, तो वैसे ही दोस्तों इसका तोड़ पता है क्या है, इसका तोड़ वैसे ही इसका तोड़ ये है कि आप बड़े डिवीजन हो ना, तो हम आपको एक बड़ा टारगेट ऑफ रेसिडियल इनकम दे देते हैं कि अच्छा आपका बड़ा डिवीजन है तो आपका टारगेट रेसिडियल इनकम है 10 करोड़, और वो बेचारा छोटा सा डिवीजन है उसका टारगेट रेसिडियल इनकम है 1 करोड़। और अब ये देखेंगे कि जो रेसिडियल इनकम है वो कितनी आई है टारगेट से ऊपर, टारगेट से ऊपर, और जो टारगेट को ज्यादा एक्सीड करेगा उसको अवार्ड मिलेगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि आप एब्सोल्यूट देखोगे रेसिडियल इनकम तो बड़े डिवीजन का बड़ा ही आएगा, लेकिन उसका तोड़ क्या है कि फिर आप उनको टारगेट दे दो, ठीक है, ओके। यहां पर टू ओवरकम दिस डेफिशिएंसी targeted or budgeted levels of residual income consistent with asset size and the market conditions of the divisions, यानी कि आप उनको टारगेट या फिर बजटेड लेवल ऑफ रेसिडियल इनकम दे दो, ठीक है, ओके। हाँ जी, एक बात बताओ कि क्या डिसीजन में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है आरओआई से और आरआई से? हाँ क्लियरली, वो अभी हमने देखा ही था कि यहां पर अगर आरओआई देखें तो W1 जीत रहा है, W2 जीत रहा है, W1 जीत रहा है आरओआई में या W2 जीत रहा है, W2 जीत रहा है, ठीक है। लेकिन एब्सोल्यूट इनकम यानी कि रेसिडियल इनकम में कौन जीत रहा है? W1। उसके पीछे कारण ये है कि देखो ये लिखा है 9 करोड़ और 60 लाख रुपए, और ये कितना लिखा है 1 करोड़ और 56 लाख रुपए, है ना, वही है ना। हाँ, तो ऑब्वियसली यार जिस डिपार्टमेंट का साइज बड़ा है उसका रेसिडियल इनकम का अमाउंट ज्यादा ही आएगा, हालांकि उसका परसेंटेज कम आएगा, राइट। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग डिफरेंशिएट बिटवीन आरओआई एंड आरआई, आरओआई और आरआई में डिफरेंशिएट करना है, राइट। ये लोग पूछ लेते हैं ऐसे 2-2 3-3 नंबर के लिए क्वेश्चन, राइट। तो दोस्तों क्या है यहां पर, आरओआई क्या है, एक रिलेटिव मेजर है, जबकि आरआई क्या है, एब्सोल्यूट मेजर, राइट। कहां पर कंपैरिजन पॉसिबल है डिफरेंट साइजेस में, आरओआई में, राइट। आरओआई में हम क्या कर सकते हैं कि कंपैरिजन कर सकते हैं डिफरेंट साइजेस का। कहां लिखा है यार, सबसे लास्ट में लिखा है क्या? नहीं, इन्होंने वो लिखा नहीं है, एक्चुअली लिखा ही नहीं, ओके। इन्होंने वो भी डिफरेंस लिखना था कि डिफरेंट साइजेस का कंपैरिजन आरओआई में पॉसिबल है लेकिन आरआई में पॉसिबल नहीं है, ओके। यहां पर दोस्तों आरओआई में देखना हम कंपेयर किससे किसको करते हैं वो देखना। यहां पर हम ये देखते हैं कि रिटर्न ऑन प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट कितना है, हाँ, वर्सेस क्या कंपेयर करते हैं कि एग्जिस्टिंग रेट ऑफ रिटर्न कितना है। इज दैट क्लियर? आरओआई में क्या करते हैं कि प्रपोज रिटर्न परसेंटेज कितना और एग्जिस्टिंग रिटर्न परसेंटेज कितना है, जबकि आरआई के केस में हम मालूम है क्या कंपेयर करते हैं कि मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न से कंपेयर करते हैं कि रिटर्न कितना मिल रहा है वर्सेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल आखिर कितनी है, ठीक है, ओके। अब ये जो थर्ड पॉइंट उन्होंने लिखा है ना वो फर्स्ट के जैसा ही लिख दिया, अगर आप पढ़ोगे थर्ड पॉइंट तो आपको वैसा ही लगेगा। इन केस ऑफ आरओआई द डिसीजन वाज टेकन बेस्ड अपॉन कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, कौन कौन सी, एग्जिस्टिंग रिटर्न वर्सेस प्रपोज रिटर्न। लेकिन यहां पर आरआई में जो कंट्रीब्यूशन निकलता है उसमें क्या कंपेयर किया जाता है कि अर्निंग कितनी, और इसको किससे कंपेयर करते हैं, कॉस्ट से कंपेयर करते हैं। मतलब इन्होंने फर्स्ट और थर्ड काइंड ऑफ सिमिलर लिख दिया, मेरे हिसाब से तो वो वाला पॉइंट लिखते तो ज्यादा अच्छा होता। कौन सा यार, कि कंपैरिजन अक्रॉस डिफरेंट साइजेस ऑफ डिविजन्स, ठीक है। बट फिर भी दोस्तों क्योंकि अपने स्टडी मटेरियल ने लिखा है तो वो भगवान है अपने लिए, है ना। यहां जो डिसीजन लिया जाता है वो कैसे लिया जाता है, दो चीजें कंपेयर की जाती है, एग्जिस्टिंग वर्सेस प्रपोज्ड, एग्जिस्टिंग आरओआई कितना और प्रपोज्ड आरओआई कितना। जबकि आरआई के केस में जो डिसीजन लिया जाता है उसमें हम क्या करते हैं, अर्निंग को किससे कंपेयर करते हैं, प्रेजेंट अर्निंग, प्रपोज्ड अर्निंग को प्रेजेंट अर्निंग से कंपेयर करते हैं, प्रपोज्ड अर्निंग को कॉस्ट से कंपेयर करते हैं, कॉस्ट से कंपेयर करते हैं, ठीक है। क्या है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट्स देते हैं, दे सकते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो। तो अब जब इन दोनों में ही दोस्तों प्रॉब्लम है तो फिर एक काम करो, दोनों को छोड़ो, अपन तीसरे पर चलते हैं, दैट इज व्हाट, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ओके। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड दोस्तों हो सकता है आपने एसएफएम के अंदर भी पढ़ा हुआ हो, है ना। लेकिन 2 मिनट के लिए अपन तो भूल जाएं कि एसएफएम में क्या पढ़ा, यहां पर अपन एक क्लीन स्लेट से स्टार्ट कर दे, है ना। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, सबसे पहले तो ये बताइए कि यहां पर
अकाउंटिंग वैल्यू एडेड वर्ड लिखा है या इकोनॉमिक वैल्यू एडेड? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, दोनों में से कौन ज्यादा ट्रू और रियल है? अकाउंटिंग ज्यादा ट्रू और रियल होती है, अकाउंटिंग में तो बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और अजम्पशंस लगते हैं. व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज इकोनॉमिक, राइट? सो इकोनॉमिक का यहां पर मतलब है कि वो ट्रू नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन को रिफ्लेक्ट करने वाला है. दूसरा कौन सा यहां पर वर्ड यूज हुआ है? वैल्यू एडेड. ठीक है, ओके. वैल्यू एडेड का मीनिंग आखिर क्या होता है कि आपने आखिर कितनी कॉस्ट लगाई है वर्सेस आपने कितनी वैल्यू जनरेट की है, दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? वैल्यू एडेड. ठीक है, ओके. तो यहां पर दोस्तों जो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है उसके अंदर हम एक अलग ही और नायाब तरीका लगाएंगे. इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इज इक्वल टू नोपैट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड की कॉस्ट. नोपैट माइनस क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड की कॉस्ट. यानी इतना आसान है ना इकोनॉमिक वैल्यू एडेड की, मैं आपको क्या बताऊं. फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि आपने 10 लाख रुपीस की कैपिटल लगाई है और उस 10 लाख की वैक, वैक यानी आप समझते हो ना फुल फॉर्म, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी सरल शब्दों में तो केओ हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या फिर केसी भी बोल सकते हो आप इसको, राइट? कॉस्ट ऑफ कैपिटल. हाँ, लेट अस से आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%, यानी इसका मीनिंग क्या हो गया कि आपने 10 लाख रुपए इकट्ठे करे. किससे इकट्ठे करे? आपने डेट से इकट्ठे करे प्लस इक्विटी से इकट्ठे करे, और आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है? 10%. यानी कि यहां पर कितना आ जाएगा? माइनस के बाद कितना आ जाएगा? 1 लाख. अब अगर आपने नोपैट, नोपैट का फुल फॉर्म क्या होता है? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, राइट? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है EBIT इंटू 1 माइनस टी. अब वो क्यों होता है वो समझेंगे अभी, राइट? अभी तो ब्रॉडली समझा रहा हूं फॉर्मूला, है ना? ओके. क्या EBIT दोस्तों अपना ही है? इसमें तो सरकार का भी हिस्सा है, सरकार का भी हिस्सा है, तो वो तो हम ले नहीं जा सकते. तो हमने क्या करा? सरकार को बोला ठीक है ये रखो आपका हिस्सा. हमने EBIT को क्या कर लिया? आफ्टर टैक्स. ठीक है, लेट अस से आपका EBIT आफ्टर टैक्स करके आता है 80,000 रुपए. डिड यू एड द वैल्यू और यू डिस्ट्रॉयड द वैल्यू? यू डिस्ट्रॉयड द वैल्यू. मतलब आपने बाजार से 10 लाख रुपए इकट्ठे करे और उनको देने कितने निकल रहे हैं? 1 लाख रुपए 10% के हिसाब से, और उस पर जो आपने कमाया है उनको देने के लिए वो कमाया ही सिर्फ कितना? 80,000. तो आपका वेल्थ बिल्ड होगा या वेल्थ इरोड हो जाएगा? वेल्थ इरोड हो जाएगा, राइट? तो वैल्यू एडेड तभी कहलाएगा व्हेन योर नोपैट इज मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल चार्ज. इसको क्या कहते हैं? इन दोनों को इकट्ठा करते हैं तो क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल चार्ज कहते हैं. ठीक है, ओके. अब मेरे हिसाब से बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ पर नोपैट आखिर क्यों यूज करते हैं, और इसके अंदर वो एक ही दिक्कत आती है और वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि सर हम यहाँ पर EBIT को डायरेक्टली आखिर 1 माइनस टी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम हकीकत में तो EBIT पर तो टैक्स पे ही नहीं करते हैं. हकीकत में तो हम EBIT में से क्या माइनस करते हैं? पहले इंटरेस्ट, और फिर जो EBT बचता है हम उस पर टैक्स पे करते हैं. तो यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत दिखता है. हो सकता है सही में गलती और बनाने वाले का ध्यान नहीं रहा हो, या फिर हो सकता है कि हमें कुछ गलत लग रहा हो लेकिन हो गलत नहीं. ओके, तो दोस्तों नोपैट माइनस क्या होता है? वैक इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना? यहाँ पर आप लिख लीजिए कि ये जो वैक है इसको हम, ये जो वैक है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? कॉस्ट. KO. वैक का मतलब क्या? KO. इज दैट क्लियर? ओके. और इन दोनों को इकट्ठा पता है क्या बोलते हैं? इन दोनों को इकट्ठा अगर कोई कर दे तो उसको मालूम है क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल चार्ज. ओके. मतलब 2 मिनट के लिए दोस्तों अगर आप यहां पर इस किताबी ज्ञान को भूल जाएं, और अगर आप कोई दुकान चला रहे हैं, अगर आप कोई शॉप चला रहे हैं, और आपसे ये पूछा जाए कि आप देश में कोई वैल्यू एडिशन कर रहे हो या नहीं, तो आप कैसे देखोगे कि जो मैंने पैसा लगा रखा है उस पर मुझे कितना देना निकल रहा है? क्या मैं जो उस पैसे पर कमा रहा हूं वो ज्यादा है और जितना देना निकल रहा है वो कम है? तो आई एम एडिंग सम वैल्यू टू द सोसाइटी, टू द नेशन. लेकिन अगर मैं कमा कम रहा हूं और देना ज्यादा निकल रहा है, इसका मतलब है कि मैं रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहा हूं या अंडर यूटिलाइजेशन कर रहा हूं? अंडर यूटिलाइजेशन, सब ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन. क्योंकि इन रिसोर्सेज को अगर इतना रिटर्न चाहिए
और मैं उससे कम दे रहा हूं, इसका मतलब है कि इन रिसोर्सेज का मेरे पास सही उपयोग नहीं कहीं और इनका सही उपयोग है. इज दैट क्लियर? तो सिंपल सा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड यानी आर यू एडिंग द वैल्यू टू द इकोनॉमी और नॉट. So when you would be considered as adding value when you can earn more than what is required. Is that clear? ठीक है. तो required rate of return को हम actual rate of return से यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है. ओके. तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिर इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में नोपैट कैसे कैलकुलेट होता है. सबसे पहले तो अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि नोपैट कैसे कैलकुलेट होता है ना. नोपैट को कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं. तीनों में से कैसे भी कर लो आंसर सेम आएगा. बट आईसीआई की जो चेकिंग प्रोसेस रहती है आपको तो मालूम है कि ये जालिम स्टेप मार्किंग पर काम करते हैं. तो तीनों में से आंसर तो सेम आएगा लेकिन जाने का रास्ता अलग अलग होगा. तो मैं आपको वो भी बता दूंगा कि आईसीआई मोस्ट ऑफ द केसेस में कौन सा वाला तरीका अपनाता है. तो वो अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस बना लेना क्योंकि आंसर तो सेम ही आ रहा है. राइट. ओके. तो दोस्तों नोपैट को कैलकुलेट करने के अपने पास कुल मिलाकर 3 तरीके होंगे. ठीक है. नोपैट को कैलकुलेट करने के अपने पास कितने तरीके होंगे? 3 तरीके होंगे. तीनों में से कोई सा भी तरीका कर लो आंसर सेम आएगा. अब दोस्तों मैं नोपैट को कैलकुलेट करने के 3 तरीके आपको समझाऊं उससे पहले मुझे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा और वहां से अपन 3 तरीके निकाल लेंगे. ठीक है. तो मैं यहां पर आ जाता हूं और नोपैट में नोपैट के लिए ना क्या करो एक इनकम स्टेटमेंट जैसा कुछ बना लेते हैं अपन. और इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले तो यहां पर लिख लेते हैं ईबीआईटी. मान लो कि ईबीआईटी 1 लाख रुपीस है ना. ज्यादा बड़ी बात कर ही नहीं रहे आज अपन. ईबीआईटी में से हम लेस कर देंगे क्या? इंटरेस्ट. लेट अस से इंटरेस्ट इज 20,000 रुपीस. तो अब ये जो बचता है 80,000 इसको क्या बोलते हैं? 80,000 को क्या बोलेंगे? ईबीटी. और ईबीटी में से हम लेस कर देंगे टैक्स. लेट अस से टैक्सेस एट द रेट ऑफ 30%. तो 8 या 24 24,000 आ जाता है टैक्स. यानी कि अब कितना बच रहा है? ये 56 ना. 56 क्या कहलाएगा? ईएटी कहलाएगा. ठीक है. ओके. दोस्तों यहां पर नोपैट को कैलकुलेट करने के मैं कितने तरीके आज सिखाने वाला हूं? 3 तरीके. राइट. नोपैट 3 तरीके से कैलकुलेट हो सकता है. तीनों में से कोई सा भी तरीका अपना लो आंसर सेम आएगा. चलो यहां पर एक तरीका, दूसरा तरीका और यहां पर तीसरा तरीका. सबसे पहला तो नोपैट को कैलकुलेट करने का तरीका होता है दैट नोपैट इज इक्वल टू, मतलब यहां पर हम नोपैट कैलकुलेट कर रहे हैं. नोपैट इज इक्वल टू ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टी. ये होता है एक तरीका नोपैट को कैलकुलेट करने का. ईबीआईटी और 1 माइनस टी. ठीक है. ओके. ईबीआईटी बोल दो जरा कितना है? 1 लाख. टैक्स रेट कितना परसेंट है? 30%. बोल दो आज आंसर कितना आ रहा है? 70,000. इज दैट क्लियर? ओके. है ना. 1 मिनट प्लीज. अभी ये समझाना बाकी है कि नोपैट को ईबीआईटी 1 माइनस टी क्यों करते हैं. ठीक है. वो मैं पहले आपसे पूछूंगा कि ईबीआईटी 1 माइनस टी क्यों करते हैं. ठीक है. फिर अपन समझेंगे कि आखिर ईबीआईटी 1 माइनस टी क्यों करते हैं. है ना. 70,000 आ गया आंसर. यही 70,000 आंसर निकालने के लिए हम ईबीआईटी, यही 70,000 निकालने के लिए हम ईबीआईटी में डायरेक्टली 1 माइनस टी करें. ईबीआईटी में क्या कर लें? डायरेक्टली 1 माइनस टी करें. उसकी बजाय एक और तरीका है, वो है ईबीआईटी माइनस एडजस्टेड टैक्स चार्ज. शब्दों का प्रयोग देखे क्या है? ईबीआईटी माइनस टैक्स या ईबीआईटी माइनस एडजस्टेड टैक्स. एडजस्टेड टैक्स चार्ज. अब आप ये पूछेंगे कि सर आखिर ये एडजस्टेड टैक्स चार्ज क्या होता है? तो एडजस्टेड टैक्स चार्ज का मीनिंग होता है असली टैक्स. एडजस्टेड टैक्स चार्ज का मीनिंग क्या होगा? असली टैक्स. लेकिन क्या सिर्फ असली टैक्स? ओके. जनरल नॉलेज से बताइए कि जो टैक्स है उतना ही माइनस होगा, उससे कम माइनस होगा, उससे ज्यादा ही माइनस होगा. ज्यादा ही माइनस होगा क्योंकि यहां पर आप
इंटरेस्ट पर टैक्स बेनिफिट ले रहे हो या इंटरेस्ट पर कोई टैक्स बेनिफिट नहीं ले रहे? हम नहीं ले रहे। इंटरेस्ट पर टैक्स बेनिफिट कब लेते हैं? जब आप इंटरेस्ट माइनस करते हो और फिर जो आता है उस पर टैक्स पे करते हैं। लेकिन नोपैट का जो ओरिजिनल फॉर्मूला कहता है वो क्या कहता है? हम इंटरेस्ट पर कोई टैक्स बेनिफिट नहीं लेते। ठीक है, तो अब यहां पर ये वाला जो टैक्स है इसके अंदर इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट हटाया हुआ है, वो एड बैक करना पड़ेगा। यानी कि ये तो अभी आपने सिर्फ 80,000 पर टैक्स दिया, हाँ इस 20,000 पे कौन देगा टैक्स? तो इस 20,000 पर भी हम टैक्स ऐड कर लेंगे। ठीक है, यानी कि यहां पर टैक्स प्लस क्या कर लेंगे, है ना, टैक्स ऑन इंटरेस्ट कर लेंगे। इज दैट क्लियर? इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट कर लेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट कर लेंगे। यहां पर एक बार देखते हैं करके, अगर आता है तो ठीक है। हाँ, तो यहां पर दोस्तों टैक्स कितना था? 24,000 और इंटरेस्ट कितना था? हाँ इससे भी देना पड़ेगा ना टैक्स, दो आप इस पे भी टैक्स कितना दे दिया? 30%, 6,000 दे दिया। EBIT कितना था? 1 लाख, राइट। अब दोस्तों जब आप 1 लाख में से ये दोनों ही माइनस करो, ये ध्यान रखना है दोनों माइनस होंगे, ठीक है, ये यहाँ पर ऐसा होगा, है ना, तो ये कितना आ जाएगा? 70,000 आ जाएगा। क्या है, क्लियर है सबको? एक और तरीका मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब आप स्टडी मटेरियल पढ़ोगे और उसमें ये वाला तरीका आप पहली बार देखोगे तो आप घबरा से जाओगे, तो मैंने कहा मैं बता दूं कि ये भी एक तरीका है। ठीक है, चलो एक और तरीका है। क्या मतलब कि ऊपर से मत शुरू करो, नीचे से शुरू करो। यानी कहां से शुरू करो? EAT से, EAT से, EAT से, EBT से नहीं, EAT बोला था, ओके। EAT से शुरू करो, है ना। और EAT के अंदर, EAT के अंदर क्या सिर्फ इंटरेस्ट एड बैक करने से हो जाएगा क्या? क्या एक मिनट एक मिनट एक मिनट, टैक्स एड बैक करने से तो हो गए? एक मिनट, टैक्स तो एड बैक करना ही नहीं वैसे भी, क्योंकि टैक्स तो आप माइनस ही करते हो। तो टैक्स माइनस हुआ ये गलत है या इंटरेस्ट माइनस हुआ है वो गलत है? इंटरेस्ट माइनस हुआ है वो गलत है। अच्छा, इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट माइनस हुआ है वो गलत है, या उसके अंदर भी जो इंटरेस्ट, ओ ये कंफ्यूजिंग हो गया। इंटरेस्ट का जो टैक्स बेनिफिट माइनस हो गया ना वो गलत है कि वो सही है? इंटरेस्ट गलत है, उसका टैक्स बेनिफिट सही है। एक मिनट एक मिनट, इंटरेस्ट माइनस होता है या नहीं ये बताओ? नहीं होता है, विच मीन्स इंटरेस्ट शुड बी एडेड बैक, यस। लेकिन इंटरेस्ट पर टैक्स बेनिफिट लेना सही है या इंटरेस्ट पर टैक्स बेनिफिट लेना भी गलत है? लेना भी गलत, यानी दो चीजें होंगी। इंटरेस्ट तो एड बैक होगा, लेकिन उसका जो टैक्स बेनिफिट आपने ले लिया है वो भी एड बैक होगा, तो ये तो डबल एड बैक हो जाएगा। हाँ, तो जो हम इंटरेस्ट ऐड कर रहे हैं उसके अंदर ऑलरेडी टैक्स बेनिफिट भी एडेड है, वो हम हटा देंगे। ठीक है, यानी कि यहां पर तरीका क्या होगा, जो EAT है उसके अंदर इंटरेस्ट ऐड करें या आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट ऐड कर दें? आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट ऐड कर दो, राइट। अब मैं उसको सरल तरीके से समझा देता हूं, मैंने बहुत घुमा फिरा दिया आपको। ओके, सिंपल सी बात है यार, देखो ये 56,000 है ना, इसके अंदर 1 लाख भी है, इसके अंदर टैक्स भी और इसके अंदर इंटरेस्ट भी। मुझे सिर्फ एक ही चीज से दिक्कत थी कि हे इंटरेस्ट तुम कैसे माइनस हो गए, चलो तुम ऐड हो। इंटरेस्ट कहता है बाबूजी आप मुझे ऐड तो कर दोगे, है ना, लेकिन मेरा टैक्स बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए जो मिला हुआ है। तो आप एक काम करो, मुझे पूरा मत ऐड करो, मुझे आफ्टर टैक्स करके ऐड कर दो। क्यों ऐड कर दो? क्योंकि मैं जो माइनस हुआ हूं ना वो भी आफ्टर टैक्स ही माइनस हुआ हूं। EAT निकालते वक्त इंटरेस्ट माइनस हुआ या आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट माइनस हुआ? आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट, क्योंकि आपका टैक्स अब आपने कम पे किया ना, टू द एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट दैट यू हैव डिडक्टेड। तो यहां पर EAT के अंदर क्योंकि आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट माइनस हुआ है, इंटरेस्ट माइनस हुआ है पर उस पर टैक्स बेनिफिट भी मिल गया, तो EAT के अंदर क्योंकि आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट माइनस हुआ है तो आप क्या कर लो, आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट एड बैक कर दो। एज दैट क्लियर? तो ऐसा करने से उसका टैक्स बेनिफिट भी रिवर्स हो जाएगा और मुझे इंटरेस्ट माइनस हुआ है वो भी एड बैक हो जाएगा। एक बार करके देखते हैं। तो EAT कितना लिखूं मैं? 56,000, ओके। और आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या होगा? 20,000 को क्या कर लेंगे आफ्टर टैक्स, यानी कितना आ रहा है
है ना, 56,000 प्लस 14,000, है ना। इसको कैसे सोचना, आप लॉजिक समझ गए क्या? लॉजिक इसको सिंपल ऐसे सोचना है कि इंटरेस्ट माइनस हुआ है यहां पर, हाँ हुआ है, लेकिन उसका टैक्स बेनिफिट भी मिल चुका है, तो यहां तक आते आते जो माइनस हुआ है वो सिर्फ कौन ही माइनस हुआ है, आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट ही माइनस हुआ है। क्योंकि आपने इंटरेस्ट माइनस किया ना, तो यहां पर आपको 6,000 का टैक्स भी तो कम माइनस करना पड़ा, नहीं तो ज्यादा टैक्स पे कर दें। यानी जो यहां माइनस हुआ है वो आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट ही माइनस हुआ है, तो एक काम करो उसी को एड बैक कर दो। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। आईसीआई का प्रेफर्ड तरीका है तीसरा वाला ही। सो आईसीआई लाइक्स दिस वन। अब क्योंकि जो उनकी पसंद है वही हमारी पसंद होनी चाहिए, तभी तो हम उनकी पसंद बनेंगे। तो दोस्तों यहां पर क्योंकि आईसीआई कौन से तरीके से जाता है, ईएटी प्लस क्या, आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट। इसको कैसे सोचना आप समझ गए। आपने इंटरेस्ट लेस किया था ना, तो उसके चक्कर में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल गया। टैक्स बेनिफिट लेना था या नहीं लेना था, नहीं लेना था, राइट। तो टैक्स बेनिफिट भी रिवर्स करना है, राइट। यानी देखा जाए तो ईएटी तक आते आते इंटरेस्ट माइनस हुआ या आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट माइनस हुआ, आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट माइनस हुआ, बस उसको ऐड बैक कर दो तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, इंटरेस्ट भी ऐड बैक हो जाएगा और टैक्स बेनिफिट भी रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। सो ईएटी प्लस आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट आईसीआई का पसंदीदा तरीका है। और आप देखोगे कि स्टडी मटेरियल में जिसने भी क्वेश्चन डाले उसने सारे ऐसे ही डाले, जबकि मेरी ओपिनियन में जो सबसे क्लीन एंड क्लियर अप्रोच है वो मालूम है कौन सी, फर्स्ट वाली, ठीक है। बट ठीक है, जो उनको पसंद है वो। हम्म, ठीक है, ओके। अब ना मुझे दो डाउट आ रहे हैं, बस वो दो डाउट आपने क्लियर कर दिए ना, तो बाकी तो ईवीए का जितना भी है वो सब मैं आपको क्लियर कर दूंगा। हाँ जी, नाते अपने नोट्स में, और नोट्स में हमने ईवीए को कैलकुलेट करने के, यहाँ पर नोपैड को कैलकुलेट करने के कितने तरीके देख लिए, तीन तरीके। एक कौन सा है, ईबीआईटी वन माइनस टी। दूसरा कौन सा है, ईबीआईटी वन माइनस टी, तो एक देख लिया। दूसरा था ईएटी, नहीं नहीं, ईबीआईटी ही लो, लेकिन उसमें से असली वाला टैक्स माइनस करने की बजाय एडजस्टेड टैक्स माइनस करो, यानी जो असली टैक्स है वो तो करो ही करो, और इंटरेस्ट पे भी दो टैक्स, है ना, यानी इंटरेस्ट इनटू टैक्स रेट करके भी दो टैक्स, मतलब असली टैक्स जो दिया वो दो प्लस इंटरेस्ट पर भी टैक्स दो। और तीसरा था ईएटी प्लस आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट। इज दैट क्लियर? ईएटी में आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट जोड़ने का लॉजिक क्या है, क्योंकि ईएटी निकालते वक्त आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट ही माइनस हुआ है, इंटरेस्ट तो माइनस हुआ है लेकिन उस पर टैक्स बेनिफिट भी मिल गया है नीचे, तो क्योंकि आफ्टर टैक्स से इंटरेस्ट माइनस हुआ है तो उसी को रोल बैक कर दो, तो आपका इंटरेस्ट भी एड बैक हो जाएगा, टैक्स बेनिफिट भी चला जाएगा, ठीक है, ओके। दो डाउट मेरे मन में आखिर कौन से हैं वो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। पहला तो ये कि नोपैट में, मैं यहीं पर ही लिख रहा हूं, वो कायदे से यहां लिखना चाहिए, ठीक है, मैं यहां पर लिख रहा हूं। हाँ जी, नोपैट निकालते वक्त हम ईबीआईटी ले रहे हैं और उसको वन माइनस टी कर रहे हैं। मुझे दो डाउट्स आ रहे हैं यहाँ पर। पहला तो ये कि ईबीआईटी क्यों ले रहे हैं हम, प्रॉफिट क्यों नहीं ले रहे? वेरी गुड, राइट। क्योंकि इस तरफ सर क्या लिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब सर समझते हो आप क्या होता है, दो चीजें होती, कौन सी दो चीजें होती, एक तो डेट और दूसरा इक्विटी, मतलब प्रेफरेंस भी आता है अगर वो जोड़ लो तो, ठीक है, बट उसकी तो ज्यादा इज्जत ही नहीं होती प्रेफरेंस की, राइट। तो डेट आता है यहाँ पर, और क्या आता है, इक्विटी का जो आपने पैसा लगाया वो आता है, ठीक है। तो जब आप पैसा दोनों का ले रहे हो तो इधर जो रिटर्न लेना पड़ेगा वो सिर्फ इक्विटी का लेंगे, वो भी दोनों का ही लेंगे, दोनों का ही लेंगे। क्या ईएईएस दोनों को बिलोंग करता है, या ईएईएस तो प्योर इक्विटी शेयर होल्डर्स को बिलोंग करता है? क्या ईएटी डेट को भी बिलोंग करता है, या ईएटी शेयर होल्डर्स को बिलोंग करता है, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, ठीक है। ईबीटी, क्या ईबीटी दोस्तों डेट को भी बिलोंग करता है, या उसको तो उसका हिस्सा दे चुके हैं, दे चुके हैं, यानी हमें यहां पर वही नंबर लेना था जो कि सबके लिए हो। तो ईबीआईटी में से ही हम इंटरेस्ट भी देते हैं और इससे ही प्रेफरेंस को भी देते हैं और इससे इक्विटी को भी देते हैं। तो इन तीनों ने इतनी कैपिटल लगाई है,
जिस पर इन्हें इतना रिटर्न चाहिए था, तीनों को मिलाकर, डेट, इक्विटी और प्रेफरेंस को मिलाकर, और इतना रिटर्न कमाया, ठीक है, तीनों ने मिलाकर। EBIT इज अ नंबर दैट बिलोंग्स टू ऑल थ्री टाइप्स ऑफ कैपिटल प्रोवाइडर्स, डेट, प्रेफरेंस एज वेल एज इक्विटी। तो मैचिंग करने के लिए, क्योंकि यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड ले रहे हो, इसलिए यहां पर क्या लेना पड़ेगा, EBIT। एक मिनट यार, अगर आप यहां पर सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर फंड लेते हैं ना, सिर्फ क्या लेते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर फंड, तो फिर यहां पर हम ES लेते हैं, और फिर उस केस में फिर यहाँ KO नहीं लेते, यहां पर हम KE लेते। वो तो यार जैसा आपने यहाँ पर रुपया है उसी की कीमत यहां पर आएगी, इज दैट। तो क्योंकि यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड ले रहे इसलिए यहां पर KO ले रहे, ठीक है। सर हम यहां पर EVA निकालते वक्त कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों ले रहे, हम तो सिर्फ इक्विटी भी ले सकते थे। हम ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर रहे हैं, ओवरऑल परफॉर्मेंस। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस सिर्फ इक्विटी के रिस्पेक्ट में नहीं देखी जाती, सारे प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल के रिस्पेक्ट में देखी जाती, इसलिए कैपिटल एम्प्लॉयड लिया जाता है, ठीक है। नहीं तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस क्या करेगी, एक्सेसिव लेवरेजिंग करके भी अपनी परफॉर्मेंस सुधार लेगी, राइट। पर वो सही तरीका नहीं, बिकॉज यू आर पुटिंग योर ऑर्गेनाइजेशन टू अ ग्रेटर रिस्क, इज दैट क्लियर, एंड दैट्स व्हाई द ओवरऑल कैपिटल इज टेकन, ठीक है, ओके। दूसरा ये है कि सर चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने EBIT लिया वो हम समझ गए, क्योंकि यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड ले रहे हैं इसलिए उसका करस्पॉन्डिंग इनकम यहां पर लेंगे, ठीक है, EBIT। सर आप इसमें से टैक्स माइनस कर रहे हो, वो भी लॉजिकली लग रहा है, बिकॉज टैक्स डज नॉट बिलोंग्स टू अस, टैक्स बिलोंग्स टू सरकार, तो इसलिए वो तो माइनस करना ही था, है ना। पर सर यहां पर जो 1 माइनस टैक्स कर रहे हैं उसमें हम EBT पर भी टैक्स पर पे कर रहे हैं और आय पर भी टैक्स पे कर रहे हैं। अरे जैसे कि वो जो अपना एग्जाम्पल था ना, कहां गया ये वाला एग्जाम्पल, इसमें असली टैक्स तो कितना है 24,000, बट जब आप EBIT को 1 माइनस टैक्स करते हो तो आपका टैक्स कितना जा रहा है 30,000, है ना। तो आपको प्रॉब्लम पूरे 30,000 से है या 30,000 में से 24,000 तो जस्टिफाइड लगता है, जस्टिफाइड लगता है। जो आपको प्रॉब्लम है वो पता है किससे, कि सर ये जो इंटरेस्ट है इस पर आखिर टैक्स हमने क्यों क्लेम नहीं किया, आप तो सर पूरे पे ही टैक्स दे रहे हो, हम इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट क्यों नहीं ले रहे हैं, यही डाउट है ना। अरे EBIT लिया गलत है, सही है, सही है, टैक्स माइनस कर रहे हैं वो गलत है, वो भी सही है, वो भी सही है, टैक्स तो देना ही वो अपना है ही नहीं, ना डेट का है, ना इक्विटी का है, ना प्रेफरेंस का है, वो तो सरकार का है। हाँ, टैक्स माइनस करने में भी सर कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत सिर्फ इतनी सी है कि इंटरेस्ट पर जो टैक्स बेनिफिट मिलता है और असली में भी मिलता है, वो क्लेम क्यों नहीं कर रहे हैं, इतनी सी दिक्कत है ना, बोलो, है ना, ठीक है। इंटरेस्ट पर जो टैक्स बेनिफिट मिलता है वो अवेल क्यों नहीं कर रहे हैं, कर लिया ना, अवेल कर लिया, अवेल कर लिया है, कहां अवेल कर लिया है, KO निकालते वक्त, ठीक है। और KO मतलब, तो KO का आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, KO का फॉर्मूला आपने दोस्तों बचपन में पढ़ा होगा। KO का फॉर्मूला क्या है, चलो बताओ, KE इंटू WE प्लस KD इंटू WD, ठीक है, ओके, है ना। और प्रेफरेंस हो तो KP इंटू WP, है ना, ओके। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट इंटू वेट ऑफ डेट। क्या वेट्स कैसे निकालते हैं वो सिखाना पड़ेगा, या वेट भी आप जानते हैं कैसे निकालते हैं। दो तरह के वेट्स होते हैं दोस्तों, आपने इंटर में पढ़े होंगे, दो तरह के वेट्स होते हैं, एक होते हैं बुक वैल्यू वेट्स और दूसरे होते हैं मार्केट वैल्यू वेट्स। बुक वैल्यू वेट्स यानी बैलेंस शीट उठाओ, बैलेंस शीट में देख लो कि इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना है, ये हो गया इक्विटी शेयर होल्डर का अमाउंट। डेट का अमाउंट देख लो, जिस दिन आप ये सब जोड़ दोगे वो क्या आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड। और देख लो कि आउट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड कितना प्रोपोर्शन इक्विटी प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस का है, और आउट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड कितना पोर्शन डेट का है। ये क्या आ जाएंगे, वेट्स। कौन से वेट्स हो गए ये, बुक वैल्यू वेट्स। सर मार्केट वैल्यू वेट्स, मार्केट वैल्यू वेट्स के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि शेयर की मार्केट प्राइस पर शेयर कितनी है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, इट विल गिव यू द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। Similarly, you are going to find out the market value of debt, not book value, market value, कि जो डिवेंचर हमने 1,000 रुपया की फेस वैल्यू वाला इशू किया था वो आज बाजार में कितने में ट्रेड
हो रहा है, वो 1200 रुपीज में ट्रेड हो रहा है, इसका मतलब है कि उसकी मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कितनी है 1200। तो दोनों की मार्केट वैल्यू निकाल ली, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, दोनों को टोटल कर लिया, क्या आ जाएगा मार्केट वैल्यू कैपिटल एम्प्लॉयड, और उसका रेशियो निकाल लो। ठीक है, दोनों में से कौन सा प्रेफर करते हैं? मार्केट वैल्यू वेट्स आर ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर बुक वैल्यू वेट्स। व्हाई? बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द ट्रू वैल्यू, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द ट्रू वैल्यू, है ना? ओके, मजा नहीं आया, इंटरव्यूअर ने आपको एक लेवल और नीचे खोद दिया। यानी उसने बोला कि नहीं कैसे, मतलब ट्रू वैल्यू कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तो डिबेंचर इशू करा 1000 की फेस वैल्यू पर, है ना? तो मान लो कि इस डिबेंचर, मान लो कि मैं आपका इंटरव्यू राइट, और मैंने आपको घेर लिया, मैंने कहा डू यू नो हाउ टू कैलकुलेट के, यू सेड यस कॉन्फिडेंटली, के इंटू डब्ल्यू, के डी इंटू डब्ल्यू डी, कितनी बार कर दिया एग्जाम में। तो उन्होंने बोला ठीक है, वेट्स, डिफाइन मी वेट्स। यू सेड देयर आर टू वेज टू कैलकुलेट वेट्स, वन आर बुक वैल्यू वेट्स, अनदर आर मार्केट वैल्यू वेट्स। दोनों की प्रोसेस समझा दी। उन्होंने कहा विच वन विल यू प्रेफर इफ यू आर गिवन बोथ? You will say market value weights. He said why? Because it reflects the true value of the things. He said how come? How true value? For example, मतलब फॉर एग्जाम्पल उसने देखना कितना शानदार एग्जाम्पल रखा, मेरे हिसाब से आप चेकमेट होने वाले हो। 1000 रुपीज का डिबेंचर है फेस वैल्यू, मैंने 20 इयर्स की मेच्योरिटी वाला डिबेंचर इशू किया, मैंने उसका कूपन रेट रखा 7%। कूपन रेट कितना रखा? 7%। 2 साल बाद, यानी जिस समय के जिस मोड़ पर मैं खड़ा हूं, जब मैं केओ कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, उस डिवेंचर की मार्केट प्राइस है 1100 रुपीज, बुक वैल्यू है 1000, लेकिन मार्केट प्राइस कितना है? 1100। देन व्हाई आर यू टेकिंग 1100? आई मीन interviewer is saying you that you should be taking 1000 because ultimately we are liable to pay people only how much? 1000। हमें तो लोगों को कितने ही देने? 1000। अभी लोग ट्रेडिंग करके 1100 क्या 1200 भाव करे, 1200 मैं कहता हूं 1500 करे, उससे हमको क्या करना? ये तो मार्केट प्राइस है, ये तो मार्केट में वो जिस जिस रेट पर खेल खेलना हो खेले। कंपनी कोई मार्केट प्राइस के हिसाब से उनको पेमेंट करेगी क्या? कंपनी तो उनको अल्टीमेटली 20 साल बाद कैसा पेमेंट करेगी? बेस्ड ऑन बुक वैल्यू की। हमारी तो रिडम्पशन प्राइस 1000 है और ये रखो कूपन इंटरेस्ट। इज दैट क्लियर? हाँ, तो नाउ टेल मी व्हाई आर यू टेकिंग मार्केट प्राइस? हाउ कम दे आर रिफ्लेक्टिंग द ट्रू नेचर? लगाने वाले का पैसा उतना ब्लॉक नहीं, मतलब उसका 1000 रुपया ब्लॉक नहीं, उसका 1100 रुपया ब्लॉक है, तो उसकी एक्सपेक्टेशन उस 1100 पर रहेगी। तो उसकी एक्सपेक्टेशन से हमको क्या करना? मतलब उसकी एक्सपेक्टेशन से अपने को क्या करना? अपन तो अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो हम उसको कितना दे रहे हैं, और मतलब मार्केट वैल्यू क्यों लेंगे? मान लो मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड बढ़ गई, 1200 रुपया हो गई, 1500 रुपया हो गई, तो उससे मुझे क्या लेना देना? वैसे भी आपको मालूम है ना, कंपनीज को यूजुअली शेयर प्राइस से कोई लेना देना नहीं। मतलब अंबानी जी उठकर रोज अपना रिलायंस का शेयर प्राइस चेक नहीं करते, मतलब नहीं, उनको तो मालूम है कभी बढ़ता है कभी गिरता है, लोग खेल खेलते रहते हैं अपने शेयर में, राइट? वो तो लेकर बैठे हुए हैं। मार्केट प्राइस मतलब कैसे? बस मतलब इतना सा सवाल है मेरा कि मार्केट प्राइस 1200 है, बट फेस वैल्यू तो 1000 ही, और मुझे तो अल्टीमेटली रिडीम कितने पर ही करना है? 1000 पर। तो मेरे जेब से तो 1000 ही जाएंगे, तो आज भले ही 1200 हो उसका प्राइस। वाई शुड आई कैलकुलेट माई कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू वेट्स? आज अगर कंपनी डिसॉल्व हो जाए तो वो बोलेगा फिर अपन इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं आपका? आज अगर आप तो आने से पहले ही धमाका कर रहे हैं। उसकी लाइबिलिटी का ट्रू वैल्यू कितना है ना? ओके, अगर आज वो मतलब डेट का इन्वेस्टर बेचता है तो उसको इतना रिटर्न मिलेगा, आज उसको इतना मिलना चाहिए। ओके, है ना? अब देखना इसके पीछे पूरे सिनेरियो के पीछे लॉजिक क्या है, व्हाई मार्केट वैल्यूज आर कंसीडर्ड बेटर देन बुक वैल्यूज। 1000 रुपीज की फेस वैल्यू वाला बॉन्ड अगर 1100 हो गया है, तो बताओ उसके पीछे रीजन क्या है? मतलब ऐसे ही बस यूं ही हो जाएगा 1100? या आपने एसएफएम में बॉन्ड वैल्यूएशन में पढ़ रखा है कि जब मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट
जब मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होती है तो बॉन्ड की प्राइसेस बढ़ जाती है, राइट। इसका इंप्लाइड मीनिंग है कि जो हमने कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बॉन्ड इश्यू किया था उतनी ही इंटरेस्ट रेट अभी इकोनॉमी में चल रही है, उससे कम पर क्योंकि हमारा बॉन्ड फिर भी 7% कूपन पे करता है तो उसकी इज्जत मार्केट में ज्यादा होगी, राइट। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी बाजार में कितनी हो गई 6% है ना, बट हमारा बॉन्ड 7% पे करता है तो उसका प्राइस मार्केट में बढ़ जाएगा, राइट। ओके, अब यहां पर ये नहीं बोला जाता है कि आज डिसॉल्व की जाए, उसकी बजाय अदर वे राउंड ऐसा बोला जाता है कि अगर आज कंपनी उस डेट का रिप्लेसमेंट करना चाहे, अगर आज कंपनी उस डेट का रिप्लेसमेंट करना चाहे यानी उसके बदले में नई डेट इश्यू करना चाहे तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो 1000 रुपीज पर 7%, या तो 1000 रुपीज की फेस वैल्यू पर 7% दे दे, या फिर 1100 रुपीज पर 6% दे दे, एज्यूमिंग की इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर गई है, राइट। तो आज अगर उसको रिप्लेस करना है इस बॉन्ड को तो वो नया बॉन्ड तो 6% पर इश्यू कर देगी, लेकिन उसको पुराना बॉन्ड रिडीम कितने पे करना पड़ेगा 1100, राइट। और जो सर आप कह रहे हो ना कि हम तो 1000 ही देंगे, वो आप आज नहीं दोगे, वो अब आप कब दोगे 20 साल बाद, राइट। तो 20 साल बाद तो उसकी मार्केट प्राइस भी 1000 ही हो जाएगी फिर से, फिर चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट 100% हो जाए, क्योंकि जब वो रिडीम ही होने वाला है तो एक दिन पहले कौन उसके 10,000 देगा, 100 रुपए देगा, वो तो जितने भी रिडीम होने वाला है वो ही देगा, राइट। सो राइट नाउ द ट्रू पोजीशन इज that you have issued 1100, that you have issued the bond at 1100 which are paying 6% rate of return, right। तो आपका जो केडी होना चाहिए ना फिर वो भी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कैलकुलेट होना चाहिए, ना कि आपके कूपन रेट पर होना चाहिए। इज दैट क्लियर, है ना। तो ये पूरा लॉजिक है, क्योंकि आज उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट ये है, यानी आप आज जाओ बाजार में इश्यू कर लो, तो बाजार में तो आपको अब 1100 में ही उस बॉन्ड को खरीद कर वापस से लेना पड़ेगा और तब आप जाकर 1000 रुपीज वाला बॉन्ड इश्यू कर पाओगे एट द रेट ऑफ 6% इंटरेस्ट। आपको कहना नहीं इंटरेस्ट तो ज्यादा है तो फिर 1100 पर ही उस बॉन्ड को चलते रहने देना पड़ेगा, राइट। ओके, सो मार्केट वैल्यूज क्या करती, करंट पिक्चर को रिफ्लेक्ट करती कि आज आपको रिप्लेस करना है तो फिर आपको इतने रुपए लगेंगे, है ना। ओके, तो ये तो हुआ अपना डिस्कशन किससे, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू से रिलेटेड। नहीं, अपन असली डिस्कशन कुछ और करना चाह रहे थे, असली डिस्कशन कुछ और था। असली डिस्कशन ये था कि ईबीआईटी चलता है कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि इधर कैपिटल एम्प्लॉयड है, टैक्स माइनस करा वो भी चलता है क्योंकि टैक्स हमें बिलोंग नहीं करता, वो तो सरकार को बिलोंग करता है। पर सर इंटरेस्ट पर टैक्स बेनिफिट क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहां ले चुके हैं, कहां ले चुके हैं, केडी में। सर केडी में कैसे ले चुके हैं, क्योंकि केडी बेसिकली क्या होता है, आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट होता है। केडी बेसिकली क्या होता है, आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट होता है, राइट। तो जब आपने यहां पर उसका बेनिफिट ले ही लिया है तो यहां पर दोबारा बेनिफिट लेना का मतलब होता है कि डबल बेनिफिट कंसीडर करना। इज दैट क्लियर। तो क्योंकि हम यहां पर उसका बेनिफिट ले चुके हैं इसलिए फिर हम यहां पर उस बेनिफिट को कंसीडर नहीं करते, नहीं तो दो जगह पर बेनिफिट कंसीडर हो जाता। इज दैट क्लियर, ठीक है। ओके, तो दोस्तों यहां पर हमने देखा कि क्यों आखिर ईबीआईटी 1 माइनस टी कर देते हैं, हम टैक्स इंटरेस्ट पर टैक्स बेनिफिट क्यों नहीं लेते, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी लिया जा चुका है ना। ओके, ये आपने और मैंने डिस्कस करा इसका कंप्लीट फॉर्मूला। ओके, अब ईवीए उतना आसान नहीं जितना आसान दिख रहा है, मतलब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं आपको एससीएमपी में कि वो सिंपल ऐसा क्वेश्चन दे देंगे जिसमें फॉर्मूला लग जाए। ये जालिम क्या करेंगे, एससीएमपी में खूब आपके मजे लेंगे और तरह तरह के एडजस्टमेंट्स आपसे करवाएंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लोग आपसे बोलेंगे कि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन अलग अलग चीज होती है। क्या बोल दिया इन जालिमों ने, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एंड इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन आर टू डिफरेंट थिंग्स। आपने बोला अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन तो हम समझते हैं, आखिर ये इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन क्या होता है। उन्होंने बोला ये जो इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन है ना वो ही माइनस करना, आप नोपैट कैलकुलेट करते वक्त अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन माइनस मत करना, और माइनस किया हुआ है तो पहले उस अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को एड बैक करना और फिर इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन माइनस करना। आपने कहा समझाओ तो सही कि आखिर इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन क्या होता है एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन रिफ्लेक्ट्स द ट्रू फॉल इन द वैल्यू ऑफ द एसेट। हमने कहा अच्छा, इसका मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने 1 करोड़ की मशीन खरीदी, 1 करोड़ की मशीन खरीदी और अकाउंटिंग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 15%, अकाउंटिंग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 15%, तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन आएगा 15 लाख।
लेकिन हकीकत में उस मशीन की वैल्यू 25% से गिर गई और से 75 लाख रुपए ही रह गई, तो हकीकत इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 25 लाख। वैसे जनरल नॉलेज से बताइए ना, कौन ज्यादा हकीकत को रिफ्लेक्ट कर रहा है, अकाउंटिंग रेट या इकोनॉमिक? इकोनॉमिक, राइट? तो ये कह रहे हैं हम तो सारी हकीकत वाली बात करेंगे, यानी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इफ ऑलरेडी डिडक्टेड शुड बी एडेड बैक एंड इंस्टेड ऑफ दैट इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन शुड बी डिडक्टेड, राइट? दूसरी बात, अगर आपने ये नोपैट निकालते वक्त, अगर आपने ये नोपैट निकालते वक्त कुछ फर्जी चीजें माइनस कर रखी, फर्जी चीजें यानी नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस में गुडविल राइट ऑफ, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, है ना, अलावेंसेस, ये माइनस कर रखे, तो प्लीज इनको एड बैक कर दो। ये अभी हुए तो नहीं ना, आपके बैड डेट डूबा तो नहीं ना, जिस दिन डूबे उस दिन करना, राइट? नहीं तो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज की वजह से इस मेजर का अमाउंट अलग अलग आएगा और ये अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशंस कंपेरेबल नहीं होगा। तो इसको अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन कंपेरेबल बनाने के लिए अगर आपने कुछ नॉन कैश आइटम्स, फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, डाउटफुल डेट्स, अलावेंसेस, गुडविल राइट ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ माइनस कर रखें, प्लीज आप उन सबको एड बैक कर दें, ठीक है? तीसरी बात, यहां जो कैपिटल एम्प्लॉयड ली जाएगी दोस्तों, वो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ली जाएगी या फिर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ली जाएगी? ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ली जाएगी, राइट? यहां पर जो कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे ना, वो ना क्लोजिंग लेंगे ना एवरेज लेंगे। कौन सी कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे? ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे, ठीक है? सर ओपनिंग क्यों लेंगे? ऐसा इसलिए क्योंकि इंसान ने साल के शुरुआत में जो पैसा लगाया उस पर आप उससे 10% रिटर्न मांगोगे और 10 लाख मांगोगे। मान लो अब उसने 10 लाख की जगह 7 लाख रुपए ही कमाया, तो वो 7 लाख तो जब आप ऐड कर दोगे तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो जाएगी? 1.07 करोड़। लेकिन वो क्लोजिंग थोड़ी ना थी इन्वेस्टेड, क्लोजिंग तो बाद में आई, इस साल का रिजल्ट भी जुड़कर आई है, पर वो पैसा उसके पास अवेलेबल थोड़ी ना था साल के शुरुआत में बिजनेस करने के लिए, राइट? तो यहां पर हम कौन सी कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हैं? ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हैं, ठीक है? ओके, अब इसके अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट है। अगर आपने साल के दौरान कोई कैपिटल इन्फ्यूजन नहीं करा है तो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हैं, लेकिन अगर आपने कैपिटल इन्फ्यूजन भी करा है तो फिर द बेसिक कॉन्सेप्ट इज दैट टेक एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। इज दैट क्लियर? अच्छा यही सोच के बोल रहे थे ओ तो दोस्तों यूजुअली जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें कैपिटल इन्फ्यूजन जैसा कुछ भी नहीं होगा, तो आपका थंब रूल क्या है? ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। इज दैट क्लियर? प्लीज ओपनिंग लेना या ज्यादा से ज्यादा एवरेज लेना, लेकिन एवरेज सिर्फ तभी लेना अलाउड है जब ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल बढ़ने का कारण सिर्फ उस साल का प्रॉफिट नहीं बल्कि उस साल कुछ और एडिशनल कैपिटल इन्फ्यूजन भी किया हो। अगर सिंपल इसलिए कैपिटल बढ़ी है कि इस साल के भी प्रॉफिट ऐड हुए हैं, तो फिर क्लोजिंग भी नहीं लेना है, एवरेज भी नहीं लेना है, सिर्फ क्या लेना है? ओपनिंग, ठीक है? पर प्लीज या तो ओपनिंग लेना है एवरेज लेना, वो तो गलती से भी मत लेना क्या? क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। और हो सकता है आप एग्जाम में इसमें गलती कर दो, ठीक है? ध्यान नहीं रहता यार, उन्होंने बोला फाइनेंशियल ईयर 2019-20 अपने 20 की कैपिटल एम्प्लॉयड उठा ली भोले मन से कि यार ये क्लोजिंग कैपिटल, लेकिन ध्यान रखना कौन सी कैपिटल लेनी। ओपनिंग ये लिखवा दूंगा, अभी मैं सारा सब कुछ लिखवा दूंगा, ठीक है? ओके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्या बोल दिया मैंने? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अगर आपने कुछ खर्चा किया और वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपने डेबिट कर दिया, कहां पर? P&L अकाउंट में। हाँ, तो जिसकी वजह से नोपैट जितना दिख रहा है वो कम हो जाएगा अगर आपने ये कर दिया तो। लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसका फायदा जिस साल रिसर्च करते हैं उसी साल मिलता है या आगे आने वाले सालों में? आगे आने वाला साल। अब इस गरीब का आपने R&D पूरा का पूरा यहीं डेबिट कर दिया तो इसकी तो परफॉर्मेंस कमजोर दिखेगी, मैनेजर इसको फटकार लगाएंगे कि यार ये क्या कर रहे हो तुम लोग, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड क्या ही है ना? ओके, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस इज डिडक्टेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नोपैट इट शुड बी एडेड बैक। पहली बात। दूसरी बात की अब आप उसको कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर जोड़ दो, क्योंकि आपने उसको डेबिट कर दिया यानी आपने उसको एक्सपेंस कर दिया। तो जब आपने उसको एक्सपेंस कर दिया तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड का अभी हिस्सा है या नहीं है? नहीं। जबकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक ऐसी एसेट है जो ग्रेजुअली राइट ऑफ होनी चाहिए। तो जब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कैपिटलाइज करोगे तो आपका एसेट साइड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट आ जाएगा और यहां पर आपका
रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट बढ़ जाएगा, क्योंकि पिछली बार P&L में डेबिट करा था तो प्रॉफिट कम हो गया था, लेकिन इस बार एड बैक करा तो रिजर्व एंड सरप्लस भी तो बढ़ेगा, और रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ेगा मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड उतना ही रहेगा जितना दिख रहा है, या बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का दो एडजस्टमेंट, यहाँ एड बैक करो और यहाँ पर भी ऐड कर दो, कैपिटलाइज कर दो। इज दैट क्लियर? उसी तरीके से अगर आपने एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग का कोई सा ऐसा खर्चा किया हुआ है विच इज गोइंग टू प्रोवाइड यू बेनिफिट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड यू हैव एक्सपेंस्ड इट इन द सेम ईयर, तो आपको इसको एड बैक करना चाहिए। यहाँ पर यार गलती हो गई, हमने डेबिट कर दिया, प्लीज माफ करो। और दूसरा ये कि कैपिटल एम्प्लॉयड में भी उसको ऐड करो। क्यों ऐड करो? लॉजिक समझ गए? क्योंकि वो कैपिटलाइज होगा मतलब एसेट साइड में दिखेगा वो, और एसेट साइड में दिखेगा तो बैलेंस शीट को बैलेंस करने के लिए इधर भी तो कुछ बढ़ाना पड़ेगा। वो क्या आपके रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ जाएंगे, क्योंकि पिछली बार आपने डेबिट कर दिया था तो रिजर्व एंड सरप्लस कम हो गए थे, अब वापस से बढ़ जाएंगे। ठीक है, बोलो। ये तमाम तरह के एडजस्टमेंट्स होंगे ईवीए को कैलकुलेट करते वक्त, है ना? क्यों ना मैं ये एडजस्टमेंट्स आपको सारे के सारे लिखवा दूं, है ना? ओके, तो कहीं पर आप लिखना चाह रहे हो सारे एडजस्टमेंट्स? कहां पर लिखोगे? हाँ, या तो कॉन्सेप्ट कॉपी में लिख लो, वही वैसे बेस्ट जगह है ना? ओके, तो ईवीए कैलकुलेट करते वक्त आप सारे एडजस्टमेंट्स लिख लो, या फिर किताब में नोट्स में कहीं पर लिख लो आप, है ना? नोट्स में जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है उसके ऊपर काफी स्पेस मुझे नजर आ रही, तो आप या तो वहां पर लिख सकते हो, लेकिन वहां पर लिखो तो ध्यान रखना कि बहुत सारी स्पेस आपको बचा बचा कर लिखना पड़ेगा। आई थिंक वी आर गोइंग टू राइट रफली 7 एडजस्टमेंट, 7 एडजस्टमेंट हम लिखने वाले। ठीक है, स्पेस बचा कर लिख लेना। आप बता दो आप कॉन्सेप्ट कॉपी में लिख रहे हो या वहां लिख रहे हो? तो मैं भी वहीं लिखूंगा। हाँ, पीछे भी आ तो आपके नोट्स में वो पीछे स्पेस भी आपको दे रखी, वहां पर भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए तो लिखते हैं एडजस्टमेंट्स while calculating। अच्छा, फिर अगर आप कॉन्सेप्ट कॉपी में लिख रहे हो ना तो वहां वो रेफरेंसर डाल लेना, कि हमने इसके एडजस्टमेंट्स कॉन्सेप्ट कॉपी में लिखे हुए, नहीं तो कॉन्सेप्ट कॉपी में एक तरफ ही रह जाएंगे वो। दैट इज एडजस्टमेंट्स इन नोपैट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हम देख रहे हैं व्हाट आर द एडजस्टमेंट्स इन नोपैट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, देखेंगे दोस्तों एडजस्टमेंट। सबसे पहला एडजस्टमेंट, एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट या फिर प्रमोशन या फिर एम्प्लॉय ट्रेनिंग, है ना? incurred during the year should be क्या? कैपिटलाइज्ड। और कैपिटलाइज का मीनिंग समझते हो? एक जगह एडजस्टमेंट या दो जगह एडजस्टमेंट? दो जगह। P&L में अगर ऑलरेडी माइनस कर रखा है तो ऐड बैक करो, और फिर उसे कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर भी ऐड बैक करो। ठीक है, मीन्स if above expenditures have been, if above expenditures have been, have already been deducted while calculating profit, then दो चीजें करनी, एड बैक टू प्रॉफिट्स पहला, और दूसरा क्या? एड टू, एड टू क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, एक और चीज, जब आप एड बैक टू प्रॉफिट करोगे ना तो आपको इसमें थोड़ी समझदारी रखनी पड़ेगी। जब आप एड बैक करोगे ना टू प्रॉफिट तो इसमें थोड़ी समझदारी रखनी पड़ेगी कि आप आफ्टर टैक्स प्रॉफिट में एड बैक कर रहे हो
या पहले उस आफ्टर टैक्स प्रॉफिट को बिफोर टैक्स बना रहे हो और फिर एड बैक कर रहे हो और बाद में वापस से आफ्टर टैक्स। ये जो मैंने बाद वाला बोला इतना सारा है ना, क्योंकि जो आपका R&D का एक्सपेंसेस है या प्रमोशन या एम्प्लॉय ट्रेनिंग के 10 लाख रुपए वो आफ्टर टैक्स है, वो प्री टैक्स है, प्री टैक्स। तो प्री टैक्स एडजस्टमेंट करने के लिए आपको पहले अपने पोस्ट टैक्स प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, प्री, फिर एड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि वो जब माइनस भी हुए थे तो आफ्टर टैक्स में से थोड़ी ना माइनस हुए थे, प्री में से ही माइनस हुए थे, राइट। तो एड बैक टू प्रॉफिट करते वक्त पहले आपको अपने एग्जिस्टिंग आफ्टर टैक्स प्रॉफिट को क्या बनाना पड़ेगा, प्री टैक्स, फिर ये एड बैक करना पड़ेगा और बाद में उसको वापस से पोस्ट टैक्स बना देना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो अभी करेंगे अपन यार, इतने सारे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सेकेंड पॉइंट, accounts such as provisions, मतलब ये कहता है सब फर्जी है। ये तुम्हारे जो 11वीं 12वीं में सिखा रखे हैं ना कि 5% बेड डेट का अलाउंस है, सब फर्जी। हुआ क्या अभी तुम्हारा बेड डेट? नहीं ना, तो फिर बस। हाँ जी, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स या फिर डेफर्ड टैक्स प्रोविजन, ये सब माइनस हो रखे होते हैं ना प्रॉफिट में, है ना, ओके। या फिर अलाउंसेस फॉर इन्वेंट्री, है ना, वो इन्वेंट्री राइट डाउन करना एटसेट्रा, करना है सब या नहीं करना है, नहीं माइनस करना है। अभी ये तो माइनस हो रखे हैं, सो दे शुड बी एडेड बैक टू नोपैट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों में एड बैक होंगे, क्योंकि आपने माइनस कर दिया मतलब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी तो कम हो गई थी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर प्रॉफिट भी, रिजर्व एंड सरप्लस भी फिर कम जुड़ा, जबकि बराबर जुड़ना चाहिए था। ओके, थर्ड पॉइंट, नॉन कैश एक्सपेंसेस अगर कुछ है, नॉन कैश एक्सपेंसेस यानी वही गुडविल राइट ऑफ फॉर एग्जांपल, डेप्रिसिएशन का एक सेपरेट पॉइंट है ना, ओके। एग्जांपल गुडविल राइट ऑफ, या फिर वो भी ले सकते हैं ना यहाँ पर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, हम्म, should be added back to NOPAT and capital employed। ओके, फिर इसके बाद एक मैंने उसका भी बोला था ना आपको, डेप्रिसिएशन का, अकाउंटिंग और इकोनॉमिक, हाँ। सो accounting depreciation is added back and instead economic depreciation is deduct। अब आप ये जानने में दिलचस्पी रखते हैं कि आखिर इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं। इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन रिफ्लेक्ट्स the true change in the value of assets। ठीक है, अब दो और दोस्तों बहुत ही स्पेशल पॉइंट्स हैं यहाँ पर, फिफ्थ पॉइंट और सिक्स्थ पॉइंट। इन्होंने कहा कि कंसिस्टेंसी लाने के लिए, क्या बोला, कंसिस्टेंसी लाने के लिए आपको ऑपरेटिंग लीजेस को फाइनेंशियल लीजेस के जैसा ट्रीट करना चाहिए। वो आप ये बोलोगे सर ये क्या है, देखो
तीन एयरलाइंस कंपनी, एक है इंडिगो एयरलाइंस, दूसरी है स्पाइस जेट और तीसरी है गो एयर। इंडिगो एयरलाइंस ने खुद का प्लेन खरीद लिया, मतलब उसका एसेट्स बढ़ गया, उसका इधर कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ गया, राइट। ओके, इंडिगो के बाद मैंने किसका नाम बोला था, स्पाइस जेट। स्पाइस जेट ने क्या करा, इस प्लेन को खरीदा नहीं बल्कि फाइनेंशियल लीज पर ले लिया। आप समझते हो ना फाइनेंशियल लीज क्या होता है, ऑपरेटिंग लीज क्या होता है ना। तो स्पाइस जेट ने क्या करा, इस एरोप्लेन को कैसे ले लिया, फाइनेंशियल लीज पर ले लिया। और उसी के पड़ोस में जो गो एयर है उसने फाइनेंशियल लीज पर लेने की बजाय कैसे ले लिया, ऑपरेटिंग लीज पर ले लिया, राइट। अब जो अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उन्होंने क्या कर रखा है कि फाइनेंशियल लीज का तो ट्रीटमेंट समझा रखा है कि फाइनेंशियल लीज में हम बेसिकली क्या करते हैं, एसेट को कैपिटलाइज ही कर लेते हैं। आपको ऐसा समझा रखा ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, ये फाइनेंशियल लीज सब धोखा, ये कुछ भी नहीं, ये एक तरीके से आपने अपनी एसेट खरीदनी थी पर आपने वो किसी और के नाम से खरीदवा दी और खुद तो पूरा यूज कर रहे हो, करो करो इसको कैपिटलाइज करो एसेट को। यानी देखा जाए तो एसेट खरीदो या फाइनेंशियल लीज पर लो, अल्टीमेटली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम है। यहां पर आपने बैंक से लोन लिया है, वहां पर लोन आप दिखा देते हो वो लेसर के नाम पर कि लेसर ने हमारी फाइनेंसिंग करी और ये रही हमारी एसेट, इज दैट क्लियर। लेकिन वो जो ऑपरेटिंग एसेट वाला है वो बच निकला। ऑपरेटिंग एसेट के केस में क्या आप कैपिटलाइज करते हो, नहीं करते हो। ऑपरेटिंग लीज के केस में, ऑपरेटिंग लीज के केस में हम कैपिटलाइज नहीं करते, बस रेंटल एक्सपेंसेस, लीज रेंटल एक्सपेंसेस पे करते जाते, डेबिट करते जाते। तो अब उसका और इसका सबका डिफर हो गया ना। हाँ, तो ऑपरेटिंग लीज वाले को क्या समझा रखा है कि अगर आपने ऑपरेटिंग लीज भी ले रखी है तो भी इट शुड बी ट्रीटेड एज अ फाइनेंशियल लीज फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग ईवीए सो दैट एवरीथिंग बिकम्स कंपेरेबल। इफ समवन इज ओनिंग द एसेट और इफ ही हैज टेकन ऑन फाइनेंशियल लीज और इफ ही हैज टेकन ऑन ऑपरेटिंग लीज, तीनों एक जैसे होने चाहिए तभी तो जाकर कंपेरेबल होगा। और वैसे भी क्या बात कर रहे हो ऑपरेटिंग लीज, ऑपरेटिंग लीज का सिंपल सा मतलब होता है कि आपने 10 इयर्स की लाइफ की एसेट थी और आपने उसको 2 इयर्स के लिए लिया, 3 इयर्स के लिए बंद कर दोगे क्या बिजनेस 3 साल बाद? नहीं सर, वो फिर से रिन्यू करवाएंगे। हाँ, तो अल्टीमेटली कपल ऑफ ऑपरेटिंग लीजेस इज एज गुड एज वन फाइनेंशियल लीज। रिन्यूअल अगर आप कंटिन्यूस बेसिस पर करवाने ही वाले हो तो ऑपरेटिंग लीज भी किसके जैसा ही है, फाइनेंशियल लीज। तो हम तो वैसे ही ट्रू नेचर की बात कर रहे हैं, करो इसको भी कैपिटलाइज, ठीक है, तो उसको भी कैपिटलाइज कर देने का है ना। यहां पर ऑपरेटिंग लीजेस should be capitalized and added back to capital employed। एक और पॉइंट, ये जो ईवीए है ना इसको नफरत है, डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी से नफरत है। ये ईवीए बोलता है ना ये सब तुम्हारे कागजी हैं, फर्जी। जो कंपनी लॉस करती है ना उसका हमेशा डेफर्ड टैक्स एसेट ही आता है ना, क्योंकि लॉस करती है तो उसका टैक्स बेनिफिट तो मिलता ही नहीं इनकम टैक्स में इमीडिएटली, बट वो आप एसेट तो रिकॉग्नाइज कर लेते हो कि फ्यूचर में कभी हमें टैक्स बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ईवीए कहता है अगर तुम लॉस में हो ना तो तुम वैसे ही हो और तुम वैसे ही रहोगे, मतलब तुमको उम्मीद जरूर लग रही कि तुम कभी किसी साल प्रॉफिट में आ पाओगे, लेकिन जो आज नहीं कमा पा रहे हो वो कल कैसे कमाओगे, सिर्फ एक ख्वाब है, राइट। उसी तरीके से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी एक फ्यूचर की चीज है जो हो सकता है मेटेरियलाइज हो या ना हो, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिख रखा है कि डीटीए डीटीएल तभी रिकॉग्नाइज करे जब पॉसिबिलिटीज हो कि आप उसको फ्यूचर में रिवर्स कर पाएंगे। लेकिन वो तो अपन लोग सीए लोग अपन जानते हैं कि ये फ्यूचर की पॉसिबिलिटी तो कभी प्रूफ तो करना ही नहीं पड़ती, वो तो बस मन में आया तो कर दिया, इज दैट क्लियर? ओके, और अपन छोड़ते थोड़ी ना, अपन तो रिकॉग्नाइज कर ही देते। तो उन्होंने कहा ये सब तुम्हारी अकाउंटिंग जगलरी है, ये सब हटाओ, डेफर्ड टैक्स एसेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट खत्म करो, कैश टैक्सेस की बात करो। किसकी बात करो? कैश टैक्सेस। हकीकत में आपने कितने रुपए सरकार को दिए, दैट्स इट। सो हियर द कॉन्सेप्ट इज टू डिडक्ट taxes based on cash taxes that you have actually paid to the government, not the taxes based on the concept of accruals, is that clear? तो जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो वहां पर टैक्स माइनस करते हो और उसमें दो चीजें माइनस करते हो, एक तो करंट टैक्सेस और दूसरा डेफर्ड टैक्स। यहाँ पे सिर्फ कौन सा माइनस करेंगे? करंट टैक्स, इज दैट क्लियर? द टैक्स दैट यू हैव एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट, ठीक है, पे कराया, पे करने वाले हो, इज दैट क्लियर ना? डेफर्ड टैक्स नहीं करेंगे, ठीक है।
वो सब इसके अंदर एक और एडजस्टमेंट है, वो ध्यान रखना कि हम नोपैट निकालते वक्त असली टैक्स माइनस करते हैं या असली टैक्स प्लस टैक्स ऑन इंटरेस्ट भी माइनस कर दें, टैक्स ऑन इंटरेस्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि करंट टैक्स जो है ना, अगर वो लिखा हुआ है तो वो तो असली वाला टैक्स है, और उसके अंदर तो टैक्स बेनिफिट ऑन इंटरेस्ट भी आपने काउंट कर लिया है, उसको रिवर्स करना है, यानी करंट टैक्स प्लस इंटरेस्ट इनटू टैक्स, वो आपको माइनस करना है ईवीए के वक्त। यानी अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ डेफर्ड टैक्स हटाना है, बाकी कॉन्सेप्ट रिमेन सेम। ठीक है, ओके, लिखते हैं टैक्स चार्ज will be based on cash taxes rather than the accruals based method यानी वही डीटीए डीटीएल used in financial reporting and will be calculated as follows. टैक्स चार्ज एज पर इनकम स्टेटमेंट है ना, टैक्स चार्ज एज पर इनकम स्टेटमेंट, और उसमें से आप माइनस करोगे इंक्रीज इन डेफर्ड टैक्स प्रोविजन। अरे बाप रे, क्या बोल दिया सर, तो एफआर वाले हैं ही नहीं। इंक्रीज इन डेफर्ड टैक्स प्रोविजन, डेफर्ड टैक्स का प्रोविजन इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब बताओ क्या है? प्रोविजन इंक्रीज हुआ है मतलब डीटीएल इंक्रीज हुआ है, हाँ डीटीएल इंक्रीज हुआ है ना, इंक्रीज इन डेफर्ड टैक्स प्रोविजन मतलब डीटीएल इंक्रीज हुआ है। डीटीएल करंट टैक्स के साथ ही आता है, मतलब अकाउंट्स में जब आप टैक्स डेबिट करते हो तो सिर्फ करंट टैक्स डेबिट करते हो, करंट टैक्स प्लस डीटीएल, करंट टैक्स प्लस डीटीएल दोनों डेबिट करते हो। तो आप जो इनकम स्टेटमेंट में टैक्स चार्ज लिखे हो ना, उसमें से प्लीज जो आपने इंक्रीज इन डीटीएल करा है वो आप हटा दो, ताकि प्योर सिर्फ क्या रह जाए, कैश टैक्सेस रह जाए। ओके, यहां पर हम लिख देते हैं प्लस करना इफ रिडक्शन, अगर वही आपका डेफर्ड टैक्स का प्रोविजन रिड्यूस हो गया हो इस साल, तो फिर आपको उसको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने कैश टैक्सेस पे करे होंगे वो ज्यादा पे करे होंगे। ठीक है, ओके। इसी के साथ साथ एक चीज वो भी ध्यान रखना कि अगर आप टैक्स चार्ज कौन सा उठा रहे हो, एज पर पी एंड एल या एज पर इनकम स्टेटमेंट उठा रहे हो, तो उसके अंदर इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट आ चुका है, आपने ले लिया है और टैक्स कम पे किया है, आपको वो इंटरेस्ट के टैक्स बेनिफिट को एड बैक करना पड़ेगा, देना पड़ेगा उस पर आपको टैक्स। ठीक है, यार कैसे आप इतना सब याद रखोगे, रख लोगे? ओके, यहां पर एक नोट बनाकर लिखना, सिंस, क्या लिखवाऊं नोट में, सिंस टैक्स चार्ज एज पर इनकम स्टेटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एज पर इनकम स्टेटमेंट है ना, हैज ऑलरेडी कंसीडर्ड, क्या कंसीडर्ड, टैक्स बेनिफिट ऑन इंटरेस्ट, whereas EVA advocates what, considering या not considering,
TB on interest. Therefore, this element should also be एडेड बैक. वो तो अपन क्वेश्चन करेंगे तो एकदम क्लैरिटी आ जाएगी, राइट? मेरे हिसाब से अभी भी क्लियर हो रहा होगा. ओके, एक और 7 पॉइंट वो वाला लिख लो कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड यूज करें वो कृपया करके कौन सी यूज करें? ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड यूज करें. अनलेस बहुत क्लियर हिंट होगी ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल इन्फ्यूजन हुआ तो ही एवरेज पर जाएंगे, अदरवाइज ओपनिंग ही मान्य होगी. लेकिन प्लीज कभी भी जिंदगी में ध्यान रखना कि क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड यूज नहीं करते, क्योंकि वो तो सही में लगाई भी नहीं ना उस प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए. वो तो उस प्रॉफिट जनरेट करने के बाद का नतीजा है. हमने तो ये देखना है कि भाई हमने कितना पैसा लगाया था, उस पर कितना कमाया. Instead of using closing capital employed, we have to use opening capital employed if question is silent. Note, if there is a hint about additional capital infusion during the year, additional capital infusion during the year, then average capital employed can be used. वो सब अब वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन चीजें डिफर करेंगी, ठीक है ना? ओके, काफी हो गया यार, मतलब. हाँ जी, अब यहां पर देखिए कि इन्होंने नोपैट मतलब क्या लिखा हुआ है? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, द प्रॉफिट फिगर्स. ओके, अब ये इन्होंने 2 अप्रोचेस लिखी है, मैंने आपको 3 अप्रोचेस सिखा दी. सबसे पहली अप्रोच इन्होंने क्या लिखी है? स्टार्टिंग विथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट. स्टार्टिंग विथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है कि ईबीआईटी लो, हाँ, और उसको 1 माइनस टी कर दो. इज दैट क्लियर? या फिर ईबीआईटी लो और उसमें से क्या माइनस करो? टी तो माइनस करो, लेकिन कौन सा टी? असली टी या एडजस्टेड टी? एडजस्टेड टी, राइट. और एडजस्टेड टी का मतलब क्या होता है? असली टी प्लस इंटरेस्ट इनटू टी, दोनों टी माइनस कर दो, ठीक है. दूसरा क्या है? स्टार्ट विथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. स्टार्ट विथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हम क्या करते हैं? ईएटी लेते हैं और क्या ऐड बैक करते हैं? चलो बोलो. आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट ऐड बैक करते हैं. आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट क्यों ऐड बैक करते हैं? क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऐड बैक करना ही था, लेकिन क्योंकि उसका टैक्स बेनिफिट आप काउंट कर चुके हो, राइट, यानी इफेक्टिवली ईएटी तक पहुंचते पहुंचते आपने पूरा इंटरेस्ट माइनस करा या आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट ही माइनस करा, तो आपने उसी को ऐड बैक कर दिया. इज दैट क्लियर? तो असली टैक्स तो माइनस हो ही चुका है. ओके, ये दोस्तों यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा, हमें एग्जाम्पल की सच कोई जरूरत नहीं, अपन तो बहुत सारे क्वेश्चंस ही करेंगे. हाँ, ये देखो लिमिटेशंस क्या है. तो ईवीए की भी देखो कितनी अच्छी मेथड थी, बट फिर भी इसकी टांग खींचने वालों ने, लोगों ने खींची थी. दोस्तों क्या है आखिर ईवीए की लिमिटेशंस? तो सबसे पहला तो क्या है कि ये कैसा हो गया? एब्सोल्यूट मेजर. एब्सोल्यूट मेजर है, हाँ है. तो एब्सोल्यूट मेजर में क्या दिक्कत होती? बोल दो आज, फटाफट बोल दो कि वो कंपैरिजन नहीं हो पाता है, ठीक है. तो देयर वुड बी शॉर्टकमिंग्स लाइक कंपैरिजन, ठीक है. डिफरेंट साइजेस में कंपैरिजन नहीं हो पाएगा. दूसरी उसकी एक और टांग क्या खींच दी? दैट यू आर बेस्ड अपॉन हिस्टोरिकल डेटा. तो हिस्टोरिकल डेटा हो सकता है तब से अब तक दुनिया ही बदल गई हो और आप तो पुराने डेटा पर इवैल्यूएशन कर रहे हो. दिस आर द लिमिटेशंस. इज दैट क्लियर? ओके सर ये लिमिटेशन तो आरओआई और आरआई के लिए भी तो लिख सकते हैं, ये मत लिख देना हिस्टोरिकल डेटा, क्योंकि आरओआई के वक्त हम ये देखते हैं कि प्रपोज प्रोजेक्ट में कितना रिटर्न मिलने वाला है और कितना हमें अभी मिल रहा है या चाहिए. इज दैट क्लियर? तो वो देखते हैं, राइट. तो वो थोड़े से फ्यूचरिस्टिक होते हैं, तो कंप्लीटली कैसा होता है? बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा. खैर, ये सब लिमिटेशन लिखनी थी तो लिखी थी,
कई बार ईवीए में भी हम फ्यूचरिस्टिक डेटा देखते हैं कि आखिर जो कितनी कैपिटल रेज करने वाले उस पर कितना कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगेगा और कितना नोपैट मिलेगा, तो फिर उस केस में लिमिटेशन नहीं रहेगा। ठीक है, हाँ जी। अब 1 मिनट यार, 1 मिनट इसका आंसर मत देखना, बस आप तो ये देखो कि लिखा क्या है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में क्या लिखा है। मे यू एनलिस्ट द इंस्टेंस व्हेन विल ईवीए इंक्रीज, यानी एक कंपनी है जिसमें आपका इंटरव्यू चल रहा है, जिसमें उन्होंने आपसे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड पूछा, आपने फॉर्मूला तो शानदार चिपका दिया, अब उन्होंने बोला मिस्टर सीए वी वांट यू टू हेल्प अस इन इंक्रीजिंग आवर ईवीए, प्लीज गिव अस सम आइडियाज सो दैट वी कैन इंक्रीज आवर ईवीए। तो आप क्या करना, आप तो फॉर्मूला पे शुरू हो जाना। फॉर्मूला में सबसे पहला क्या है, नोपैट। सो वन ऑफ द वे टू इंक्रीज ईवीए इज टू इंक्रीज नोपैट। अब वो बोले तो मजाक कर रहे हो आप, तो आप बोलना नोपैट, हाउ कैन नोपैट बी इंक्रीज बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट, इज दैट क्लियर, या फिर बाय एक्सपैंडिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, या फिर बाय ड्रॉपिंग आउट नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज वी कैन बूस्ट अप अवर नोपैट एंड हेंस इंक्रीज अवर ईवीए, राइट। या आप अपना मार्जिन एक्सपैंड कर लो, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन्स, ओके। फिर इस तरफ आ जाना, कहां पर, कैपिटल एम्प्लॉयड में, है ना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में हम उनको क्या कह सकते हैं कि आप अपना कैपिटल एम्प्लॉयड कम करो। वो कहेंगे यार ये तो आप मजाक कर रहे हो, फॉर्मूला पर बोल रहे हो, तो हम बोलेंगे कैसे कैपिटल एम्प्लॉयड कम कर सकते हैं। जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन रहती है, उनके पास 2 तरह की एसेट रहती है, एक वो एसेट रहती है जो वो यूटिलाइज करते हैं, और कुछ वो एसेट रहती है जो ऐसी बस बर्बाद पड़ी हुई है, यूज ही नहीं कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत सारी जो सरकारी कंपनियां हैं उनके पास बहुत सारा लैंड बैंक रखा है, यूज ही नहीं करते, पड़ा हुआ है। तो ऐसी एसेट्स आपकी फिर कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ाएगी, बट वो कहीं पर भी रिटर्न जनरेट नहीं कर रही है। तो यू शुड गेट रिड ऑफ द अनयूटिलाइज्ड एसेट्स, ताकि आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो और ईवीए ज्यादा दिखे। तीसरा तरीका, नहीं हम तो सारी एसेट यूज कर रहे हैं, एक भी ऐसी अनयूटिलाइज्ड एसेट ही नहीं है, तो एक काम करो, ऐसी एसेट्स आइडेंटिफाई करो जिन पर आपको रिटर्न जितनी कॉस्ट है उससे कम मिल रहा, गेट रिड ऑफ दोस एसेट्स। अरे मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपने एसेट्स यूज नहीं करी, यूज नहीं कर रहे तो हटाओ भी सही। अगर कर भी रहे हो पर उसका जो रिटर्न जनरेट हो रहा है नोपैट में वो कम है, और उसका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो ज्यादा है, तो उसको भी बाहर करो। इज दैट क्लियर? ऐसा करने से आपका ईवीए बूस्ट हो जाएगा। क्या क्लियर है सबको? रे ये पूछेंगे आइडियाज आपसे केस स्टडी में कि मैनेजमेंट मांग रहा है सीए सजेशन दो, कैसे हम हमारा ईवीए बढ़ा सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो मैंने आपको टिप क्या दे दी, फॉर्मूला पर फोकस करना, लेकिन फॉर्मूला सिर्फ वो मत लिखना, उससे एक लेवल अंदर जाना। ठीक है, हाँ जी, वेरी गुड। हम एक और आइडिया यहां पर दे सकते हैं कि देख सकते हैं कि हम हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम करें बाय अप्रोप्रिएट यूज ऑफ लेवरेज। अगर आपने इक्विटी से ज्यादा फंडिंग कर रखी है और डेट से बहुत कम कर रखी है, डेट तो आप सब जानते हो चीपर सोर्स ऑफ फंडिंग है, तो जो हमारे रिस्क लेवल्स के कमेंसुरेट हो उतना हमें लेवरेज लगा लेना चाहिए। इज दैट क्लियर? दैट्स अगेन अ नाइस आइडिया जो कि हम वहां पर दे सकते हैं। ठीक है, बट उसको मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो यूजुअली फाइनेंशियल साइड का मैटर हो जाता है, अपने साइड का कम होता है, लेकिन अपन तो दोनों की फैकल्टी। तो दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ग्रो करेंगे विदाउट एम्प्लॉइंग मोर कैपिटल, दैट इज ग्रेटर एफिशिएंसी। एफिशिएंसीज इंप्रूव करो, ये वही एफिशिएंसी इंप्रूव करो मतलब वेस्टेज कम करो, नॉन वैल्यू एडेड हटाओ। ठीक है, फिर इसके बाद एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करो। अरे हाँ, एक ये भी तो आइडिया दे सकते हैं कि आप एडिशनल कैपिटल एम्प्लॉय करो और उन प्रोजेक्ट्स में एम्प्लॉय करो जिनमें रिटर्न ज्यादा है एज कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, देन दैट रिटर्न मोर देन दी कॉस्ट। ओके, फिर उसके बाद चर्न आउट कैपिटल फ्रॉम, यानी बाहर करो कैपिटल फ्रॉम प्रोजेक्ट्स which yield less than the cost of capital. is that clear? या फिर दूसरा हो सकता है कि आपकी जो अनप्रोडक्टिव कैपिटल हो आप उसको लिक्विडेट करो, है ना, यानी जो फालतू रखी हुई। ठीक है, और एक और वो वाला आइडिया भी दे सकते हैं, इक्वली वैलिड है, कि अप्लाई अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ leverage which is commensurate to the tolerable रिस्क लेवल ऑफ द कंपनी। इज दैट थोड़ा फाइनेंस साइड का हो जाता है शायद, इसलिए इन्होंने नहीं लिखा होगा, बट दैट्स अ गुड आइडिया। ओके दोस्तों, ये इसी के साथ हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया किसका, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स का, जिसमें बातों ही बातों में हमने 3 परफॉर्मेंस मेजर सीख लिए यार, मजाक मजाक में। एक तो आरओई सीख लिया, एक आरआई सीख लिया, और एक क्या सीख लिया, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। ओके, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद इसके जितने सारे क्वेश्चन है वो हम करेंगे।